हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स के 151 मेन क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनको आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे। जो पिछला मैंने कल मतलब जो वीडियो डाला था उसके अंदर भी हम लोगों ने टोटल मिला के 151 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे अपने कॉमर्स के। ओके, और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है जो बाकी हमारे यूनिट बच गई थी तो उनके कुछ क्वेश्चन को हम आज के वीडियो में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिला के आज भी हम लोग जो 151 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे कि भाई इनमें जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे। ओके, और किस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेमिंग होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना जी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबसे पहले जो फर्स्ट अपना जो यूनिट हमने उठाया है वो है आपका कौन सा? वो है अपना इकोनॉमिक्स। कौन सा? इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो है ये, बोलता अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड जो क्या होता है कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, इनकम के बढ़ने और घटने का जो है वो इंपैक्ट चेक करते हैं किस पे? डिमांड पे। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि अगर इनकम बढ़ रही है तो जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रही है। इनकम अगर कम हो रही है तो डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप जो है वो एक कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने या घटने का जब आप इंपैक्ट चेक करते हो किसके ऊपर? डिमांड के ऊपर, उसके द्वारा की गई डिमांड के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। तो यहां पे जो वो क्या बोल रहा है, बोलते हैं आपको जो है वो 5 तरह के अलग अलग जो है वो क्या बता रखी है? गुड्स बता रखी है, और आपको इनके हिसाब से जो है वो क्या पता है, आपको इनको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले जो है इनकम इलास्टिसिटी कम होगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा जो है वो इनकम इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, तो यहां पे 5 तरह के आपको कमोडिटी दे रखी है और आपको इनके अंदर क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लो एक बार। क्या बोलता है? बोलता है अरेंज करें फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इंफीरियर गुड्स के अंदर जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है? सबसे जो कम इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या है? इंफीरियर में, क्योंकि यहां पे जो जनरली कैसी होगी? आपकी नेगेटिव होगी। इंफीरियर गुड्स के अंदर जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है? नेगेटिव है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? इंफीरियर। दूसरे नंबर पे जो है वो क्या आएगा? नेसेसिटी। वहां पे भी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या होती है? लेस देन 0 होती है, इन इलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नॉर्मल गुड्स आ गया। चौथे नंबर पे आपकी सर्विस, और सबसे ज्यादा इनकम इलास्टिसिटी कहां पे होती है? लग्जरी गुड्स में, क्योंकि लग्जरी गुड्स के अंदर जो है अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है उसके ऊपर जो है वो इंपैक्ट, मतलब वहां पे इनकम इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि अगर आपकी जो है वो इनकम बढ़ती है तो आप लग्जरी गुड्स के ऊपर अपना जो एक्सपेंस बढ़ा दोगे। ठीक है, और अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप बहुत ज्यादा जो है वो अपना जो एक्सपेंस आप लग्जरी गुड्स पे करते हैं वो बहुत ज्यादा रेट से क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ठीक है ना। तो अगर हम जो है वो यहां पे बात करते हैं कि किस गुड्स एंड सर्विस के अंदर जो है वो इनकम इलास्टिक डिमांड जो है वो ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो है वो है किसके अंदर? आपका लग्जरी गुड्स के केस में। सबसे कम जो है वो है आपके इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक है ना। तो पहले तो पता होना चाहिए इनकम इलास्टिसिटी। तो आपको मैंने बता दिया कि इनकम के बढ़ने या इनकम के कम होने का हमारे डिमांड के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां तक तो ओके। फिर आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में उतारना है, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर देख लिया। अब कुछ खास बात है, देखो बोलते हैं इन केस ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होती है? इंफीरियर गुड्स की ही एक जो है वो क्वालिटी होती है, क्या? गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स के अंदर बस ये बात ध्यान रखना कि यहां पे जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो एक कंज्यूमर जो है वो कुछ हद तक जो है वो गिवन गुड्स की डिमांड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो गिवन गुड्स जो है यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, सो द कंज्यूमर बाय लेस ऑफ इट व्हेन द प्राइस फॉल। ठीक है ना। दूसरा, इंफीरियर गुड्स के केस के अंदर जो है वो क्या होता है? अगर आपकी इनकम जो क्या होगी? बढ़ेगी, तो आप इंफीरियर गुड्स से जो है वो शिफ्ट कर जाओगे किस पे? नॉर्मल गुड्स पे। तो इसलिए इसकी डिमांड क्या होती है? नेगेटिव। और नेसेसिटी जो है वो है जहां पे इनकम इलास्टिसिटी जो क्या? लेस देन यूनिटी होती है। इसका मतलब जो है वो थोड़ा इन इलास्टिक इन नेचर होती है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट, इनमें से कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर मोस्ट प्रिवेलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बोलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो प्रिवेलेंट कहां पे देखने को मिलेगा? तो वो है आपका ओलिगोपोली के अंदर। तो क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कौन सा जो फॉर्मेट है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको जनरली देखने को मिलता है, वो है जी आपका कौन सा? ओलिगोपोली। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आप देखिएगा कि बड़े लेवल पर अगर हम देखते हैं तो कुछ ही लोग जो है वो है किसके अंदर? जो बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं? डील करते हैं। ठीक है, बेचने वाले बहुत है लेकिन प्रोडक्शन करने वाले जो है वो थोड़े कम लोग होते हैं।
आगे, विच द फॉलोइंग कोज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट टू इंक्रीज, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे जो है एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी? तो पहला, इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो है उसकी वो जो है वो क्या करेगा, डिमांड को भी बढ़ा देगा, बिल्कुल जी। दूसरा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, अगर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है अगर उनके रेट जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट अगर बढ़ेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में सस्ती दिखेगी। तीसरा, इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेट बढ़ते हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। नहीं, इंक्रीज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल। एंड इंक्रीज टेस्ट ऑफ द कमोडिटी, अगर कंज्यूमर को जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट अगर अच्छा लग गया और टेस्ट ऑफ कमोडिटी जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, लोगों को जो हमारे सामान पसंद आ रहे हैं, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, ए, बी एंड ई। आगे बढ़िएगा, बोलता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना इसको। बोलता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना, इज यूजुअली लार्जर होता है इनकम इफेक्ट से इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? पहले समझना ये भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, फिर ये समझना है कि इनकम इफेक्ट क्या है। पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब जो क्या होता है, इट अकर व्हेन द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है चीपर गुड्स को फॉर मोर एक्सपेंसिव वन ड्यू टू प्राइस चेंज। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई सामान को मतलब एक सामान आप यूज कर रहे थे, अब अगर मान लो उसका चीपर सब्स्टिट्यूट अगर आपको मिल गया, सेम वैसा ही है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो आप सामान यूज करते हो वो 40 रुपए का आता है और आपको ना 30 रुपए में वही सेम वैसा ही सेम सामान जो है वो मिल रहा है, तो अब क्या आप 40 रुपए से 30 वाले पे शिफ्ट कर जाओगे, नहीं कर जाओगे? कर जाओगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इट अकर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब होगा, व्हेन कंज्यूमर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, चीपर गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, किसके बदले में, फॉर मोर एक्सपेंसिव वन ड्यू टू प्राइस चेंज, प्राइस में चेंज होने की वजह से वो क्या कर जाएगा, चीपर गुड्स को जो है वो क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, किसके बदले में, एक्सपेंसिव के बदले में। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब कंज्यूमर कंजम्पशन, चेंज इन द कंज्यूमर कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम जो क्या होती है, बढ़ती है, तो नॉर्मल गुड्स के अंदर जो है वो क्या होगा, डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इनकम जो है वो बढ़ेगी, अगर वाई इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम इफेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो क्या बोलते हैं, बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो जनरली जो है वो क्या होगा, लार्जर होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो कैसा होगा, लार्जर होगा, किसके मुकाबले में, देन द इनकम इफेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। ये बात एकदम सही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट के मामले में, ठीक है। क्यों, बिकॉज कंज्यूमर जो है वो यूजुअली क्या करता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो यूजुअली स्पेंड करता है ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन एनी वन कमोडिटी। तो कंज्यूमर जो है कमोडिटी है, तो कंज्यूमर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि सारा पैसा एक ही कमोडिटी पे लगा देगा, नहीं, कंज्यूमर क्या करता है, अलग अलग कमोडिटी के ऊपर अपने पैसे को क्या करता है, खर्च करता है। तो उस केस में जो है हम हमेशा ये बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले में, इनकम इफेक्ट के मुकाबले में, ठीक है ना। अब इसके लिए मैंने कुछ इसका जस्टिफिकेशन जो है वो दिया है। अगर मान लो कल को जो है वो प्राइस जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, अगर आपका जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, अगर वो उस प्रोडक्ट के रेट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा बताइए सर। अगर रेट कम हो जाएंगे तो जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, मान लो अगर हम पेप्सी बना रहे हैं और दूसरा पर्सन कोक बना रहा है, तो पेप्सी और कोक पहले 15-15 की थी, अगर हम जो पेप्सी के रेट को क्या कर दे, कम कर दे और 12 रुपए कर दे, तो क्या होगा, कोक पीने वाले बहुत सारे लोग जो है वो क्या पेप्सी में शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, इट मेक इट चीपर, वो हमारे सामान को क्या कर देगा, सस्ता कर देगा, देन द सब्स्टिट्यूट। हमारा रेट जो है अगर हमने जो है वो रेट को क्या करते कम कर दिया, तो हमारा सामान जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरे के मुकाबले में सस्ता हो जाएगा, ठीक है। देन द सब्स्टिट्यूट जो अट्रैक्ट करेगा मोर कस्टमर को एंड कोज द प्रोडक्ट और सर्विस टू बिकम मोर डिजायरेबल, और फिर लोगों को लगेगा ये चीज जो है वो क्या बड़ी है। इससे क्या होगा, एक्सपेंड ए बायर रियल परचेजिंग पावर विच अलाउ हिम टू बाय मोर विद द गिवन फाइनेंशियल प्लान। इसको बोलते हैं लोअर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप प्राइस को जो है कम कर दोगे तो आपका सामान दूसरे के मुकाबले में सस्ता हो गया, तो बहुत सारे कस्टमर जो है अब आपके सामान को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो लोग जो है वो क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरा, अगर कभी भी जो है वो क्या हो गया, रेट को जो है वो आप क्या, अगर मान लो रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, सिंस अदर प्रोडक्ट जो है वो अब क्या चीपर लगेंगे। अब अगर आप 15 से जो 17 रुपए रेट कर दोगे, तो आपका सामान जो है वो क्या महंगा लगेगा और दूसरे सामान आपके सामान के मुकाबले में सस्ते लगेंगे। यस, कंज्यूमर जो है वो स्विच कर जाएगा अदर प्रोडक्ट पे। यस, तो बोलता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट बिकॉज द अमाउंट जो स्पेंड किया जा रहा है ना ऑन एनी कमोडिटी इज लेस। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, देखो प्राइस इफेक्ट जो है ना वो सम होता है। हम यहां पे जो है वो ये बोलते हैं कि आपका जो प्राइस इफेक्ट है वो बराबर होता है किसके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के प्लस में इनकम इफेक्ट के,
ठीक है ना। तो बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, अगर हम बात करें कंपेयर करते हैं सब्स्टिट्यूशन इनकम को, तो हम ये बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो क्या होता है, मोर ग्रेटर होता है किसके मुकाबले में, इनकम इफेक्ट के मुकाबले में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सारा पैसा एक इनकम मतलब अपनी सारी इनकम को एक ही कमोडिटी के ऊपर खर्च नहीं करता, बिकॉज कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है वो किसी कमोडिटी के ऊपर लगाता है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए जी आगे, एम्पिरिकल स्टडी जो है वो इंडिकेट करते हैं कि जो आपका लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, मतलब एलएसी जो कर्व है वो एल शेप का होता है। बिल्कुल देखो, अगर बात करें दो तरह की थ्योरी है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। मॉडर्न थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं, एम्पिरिकल थ्योरी बोलते हैं। ओके, ट्रेडिशनल थ्योरी तो ये बोलती थी कि आपके जो भी कॉस्ट कर्व होंगे वो कैसे होंगे, आपके यू शेप के होंगे। क्या कैसे होंगे, यू शेप के, मतलब जो हमारा यहाँ पे लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसा होगा, आपका यू शेप का। लेकिन जो आपके मॉडर्न या एम्पिरिकल जो अप्रोच है वो ये बोलते हैं कि जो आपके, ध्यान देना, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व वो यू शेप का नहीं, वो एल शेप का होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जब प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी। एक लेवल के बाद में जो है वो इतना ऐसा हो जाएगा कि वो बढ़े ना, मतलब घटेगी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं, वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, दिस स्टडी इंडिकेट दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फर्स्ट फॉल रैपिडली, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा गिरेगी इन द बिगिनिंग, बट आफ्टर ए पॉइंट, और एक पॉइंट के बाद में इट बिकम फुली फ्लैट, या तो फ्लैट हो जाएगी और मे स्लो डाउनवर्ड स्लो, या फिर धीरे जो है वो नीचे जाती रहेगी। क्योंकि ऐसा क्यों, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच तो क्या बोलता था, जब शुरुआत के अंदर जो है आप सामान को बनाना शुरू करोगे तो आपको यहां पे जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, और जब इकोनॉमी जो है वो यहां पे डिस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर इसलिए कॉस्ट अपनी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहां पे जो है वो मॉडर्न अप्रोच जो ये बोलती है कि जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको जब इकोनॉमिक्स मिलनी स्टार्ट होगी, ठीक है, जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप काम करते जाओगे, काम को बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्शन ज्यादा करते जाओगे तो आपकी इकोनॉमी डिस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो, नहीं, मैक्सिमम ये होगा कि आपको फायदा मिलना बंद हो जाएगा लेकिन नुकसान में आप नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था पढ़ाई वाला, कि अगर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, ये तो ये बोलते हैं कि शुरुआत में पढ़ोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल के बाद में ज्यादा पढ़ते जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, क्या जितना आप पढ़ोगे मैक्सिमम ये होगा कि आपके नॉलेज एनरिच होनी बंद हो जाए, क्योंकि सभी किताबों में एक ही कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो ये हो सकता है कि आपकी नॉलेज बढ़नी कम हो जाए, लेकिन ये नहीं होगी नॉलेज अब कम होना, मतलब ज्यादा पढ़ोगे तो नॉलेज कम होना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो एम्पिरिकल स्टडी जो क्या बोलती है कि लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसा होगा, आपका एल शेप का होगा। और एल शेप जो है क्या इंडिकेट करेगा कि शुरुआत में जो है वो क्या होगा कि आपका जो एलएसी है वो एकदम जो है वो स्टीपली जो है वो क्या होगा, डाउन जाएगा बिगिनिंग में, बट एक पॉइंट के बाद में जो है वो क्या होगा, फुली फ्लैट हो सकता है और थोड़ा थोड़ा करके जो नीचे भी जा सकता है। आगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर, इनमें से कौन से मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्ट जो है वो कैसे होता है, डिफरेंशिएटेड होते हैं एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है उनका। डिफरेंशिएटेड का मतलब ये कि एक प्रोड्यूसर का सामान दूसरे प्रोड्यूसर के मुकाबले में जो क्या रहेगा, अलग रहेगा, और वो जो है वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है। तो वो है जी किस में, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी, बिल्कुल। ओलिगोपोली के अंदर भी ऐसा होता है कि एक प्रोड्यूसर का सामान दूसरे के मुकाबले में अलग अलग होता है, यस। और जो ड्यूपोली होती है वहां पे भी ऐसा, ड्यूपोली का मतलब क्या होता है, जब दो लोगों के पास कंट्रोल है। इसका मतलब जो है जब पूरी मार्केट के अंदर जो है वो क्या हो, जब पूरी मार्केट के अंदर दो सेलर। मोनोपोली में तो क्या होता है, एक सेलर होता है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। लेकिन ड्यूपोली के अंदर क्या होता है, दो सेलर। तो दो जो सेलर होंगे तो दोनों का सामान एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएटेड भी होंगे, और इनका जो है, और ये जो सामान है वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपके मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपको ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, क्या कि तीनों मार्केट स्ट्रक्चर में जो प्रोडक्ट है एक प्रोड्यूसर का दूसरे प्रोड्यूसर के मुकाबले में वो क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, और साथ में उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द कॉन्टेस्टेबल मार्केट, ओके, विगरस कंपटीशन कैन टेक प्लेस इवन अमंग फ्यू सेलर। अगर जो है वो क्या हो, अगर मान लो अगर कॉन्टेस्टेबल मार्केट है ना तो भी बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है वो हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर चाहे फ्यू सेलर हो तो भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अगर एंट्री और एग्जिट पे कोई भी बैरियर ना हो। तो अगर जो है वो क्या हो, एंट्री इनटू द मार्केट एब्सोल्युटली क्या हो, फ्री हो, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंट्री एग्जिट ब्लेंडर नहीं, एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट इज एंटायरली कॉस्टलेस। अगर एंट्री मतलब ये मार्केट है, मार्केट में आना और मार्केट से जाना अगर जो है वो क्या बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी एंड ई।
आगे, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, बोलता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इन विच ऑर्डर फॉर्म एड्रेस करके फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को। तो वो पोर्टर का जो अपना मॉडल है जो हमने मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ा है, तो उसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट। हमको सबसे पहले खतरा जो होता है वो किससे होता है, हमारे सब्स्टिट्यूट से। उसके बाद जो है फिर होता है थ्रेट फ्रॉम द न्यू एंट्री, की सब्स्टिट्यूट से तो खतरा नहीं है लेकिन जो नई एंट्री है, जो और नए प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर हो सकते हैं, उनसे खतरा है। तीसरे नंबर पे आएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बायर जो रेट को कम करवा सकता है। चौथे नंबर पे आएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सप्लायर जो रेट को बढ़वा सकते हैं। एंड पांचवें नंबर पे आएगा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ द राइवल फर्म, जो हमारे राइवल फर्म है उनकी जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसका भी हमारे ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है। तो टोटल में आगे ये जो है वो 5 खतरे होते हैं, और सबसे पहला जो मेन खतरा है वो है थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो यहां से जो क्या होगा, शुरुआत होगा। तो क्या बोलते हैं, अगर आपने प्रॉफिट को जो है वो क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर, तो इस ऑर्डर के अंदर आप लोग जो है वो क्या, आपके सामने स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। चलिए आगे, नेचर ऑफ द गुड्स दे रखा है, डिमांड इलास्टिसिटी आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले इंफीरियर गुड्स के केस में जो है वो क्या होगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड होगा। नेगेटिव इनकम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मान लो कल को आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप जो है वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस के अंदर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अगर प्राइस है वो बढ़ेंगे तो हमारे जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी, आपके पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में जो है वो क्या होगी, नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेट जो है वो क्या होंगे, अगर बढ़ेंगे तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव। और लग्जरी गुड्स के केस के अंदर जो क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी, इसका मतलब एक से क्या होगी, ज्यादा होगी, बोले तो मोर इलास्टिक। कैसी होगी, मोर इलास्टिक होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट 1 में बोल रखा है द प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो ग्रेटर है, मोर एंड बेटर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। तो क्या बोलता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर होगी अगर जो है वो क्या होगा, मोर एंड बेटर सब्स्टिट्यूट जो है वो कमोडिटी का जो है वो मार्केट के अंदर क्या हो, अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा है जो सामान आप बना रहे हो उसका एक और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो फिर बट नेचुरल है कि अगर आप रेट में थोड़ा बहुत भी छेड़छाड़ करोगे तो लोग आपके सामान से शिफ्ट होकर दूसरे के ऊपर भी जो है शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। सेकंड में बोलता है कि नॉर्मल गुड्स में इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर विच इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड लग्जरी, व्हाइल नॉर्मल गुड्स के केस में जो है ई इज बेटर 0 और आर कंसीडर्ड नेसेसिटी। और अगर मान लो 0 है तो वो तो हम ये मानेंगे कि वहां पे मतलब अगर इलास्टिसिटी 0 है तो मतलब गुड्स कौन सी है, नेसेसिटी वाली है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम क्या सही है। आगे, प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, मान लो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, और आपने जो प्राइस सेट किया वो क्या किया, इससे नीचे किया, और आपने जो रेट जो डिसाइड किया, जो हमने यहां पे प्राइस डिसाइड किया वो किया मान लो 8 रुपए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नॉर्मल जो रेट चला वो है 10 रुपए, लेकिन आपने जो रेट डिसाइड किया वो कितना किया, 8 रुपए कर दिया। तो इससे जो वो क्या होगा, तो इससे अगर आप कम, क्योंकि देखो नॉर्मल प्राइस ही 10 रुपए है तो 10 रुपए पे तो वो कभी भी बिक जाएगा, लेकिन आपने एक बार रेट जो अगर क्या कर दिया, जो 8 डिसाइड कर दिया, तो लोग अभी क्या करेंगे, लोग उसकी होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, उसकी जमाखोरी करेंगे, क्योंकि वो ये करेंगे कि यार एक बार जो है मार्केट से जितना भी मिल रहा है इसको परचेज कर लो, क्योंकि 10 में तो ये कभी भी बिक जाएगा और बाद में इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो लोग जो वो क्या करेंगे, इसकी वजह से अगर आप जो ऐसा करते हो, अगर आप प्राइस जो डिसाइड करते हो इक्विवेलेंट प्राइस से नीचे, तो लोग जो वो क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, कालाबाजारी करेंगे। दूसरा, आप उस कमोडिटी का शॉर्टेज होगा, क्यों, क्योंकि लोग उसको जो है स्टॉक मेंटेन करना उसका क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और लोग उसको होर्डिंग करना जो है मतलब उसके जो है वो स्टॉक भंडार जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और मार्केट में उस सामान को लाने नहीं देंगे। और जब मार्केट के अंदर स्कार्सिटी हो जाएगा, पूरी तरह से कमी हो जाएगी, फिर वो मार्केट के अंदर अपर रेट के ऊपर जो है वो कमोडिटी को क्या करेंगे, निकालने का काम करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ए, बी एंड डी। आगे, व्हेन टेक्नोलॉजी अलाउ करती है मैनी फर्म को कि वो ऑपरेट करे एफिशिएंटली इन द मार्केट, व्हिच मार्केट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए बेटर यूज ऑफ द सोसाइटी रिसोर्स, तो वो है कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एमआरपी एंड द मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट के बेस पे जो है उनका रिलेशनशिप के बेस पे, व्हेन इट पे फॉर द फर्म टू एक्सपेंड द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट, तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे, व्हेन इट पे फॉर द फर्म टू एक्सपेंड द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट, अगर आप जो अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए इनपुट का यूज करोगे तो आप वो कब करोगे, अगर मान लीजिए आपका जो यहां पे रेवेन्यू जो है ना वो क्या ग्रेटर है कोस्ट से। तो अगर रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है, मतलब आप जो है पर यूनिट एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाकर उसको बेचने पर जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, वो रेवेन्यू अगर कोस्ट से जो क्या रहे, ज्यादा रहे, तो आप सामान को बना जो है वो फर्दर आप उसके प्रोडक्शन को क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या, जब एमआरपी जो है वो ग्रेटर किससे, एमआरसी से।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नोशन ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन एन इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करता है किसको, इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली जो है वो बहुत सारी क्या होंगी, फर्म होंगे, और उनके बीच में जो है वो क्या होगा, हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो आपको देखने को मिलेगा, हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपको देखने को मिलेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो बोलता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन सी शेप को जनरली यूज करते हैं, तो बेसिकली दो शेप हम यूज करते हैं, एक होता है कौन सा, एल शेप, और एक है कौन सा, यू शेप, बी एंड डी। आगे, द स्टडी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्टडी कर रहे हो, बेरोजगारी की स्टडी कर रहे हो, वो सब्जेक्ट मैटर है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, तो वो बेसिकली माइक्रो में पढ़ते हैं, मैक्रो में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज द मोस्ट इनलास्टिक डिमांड, ये आपको कई सारी कमोडिटी, इनमें सबसे ज्यादा इनलास्टिक डिमांड जो किसकी होगी, साल्ट की। साल्ट की इनलास्टिक डिमांड का मतलब जो है कि चाहे साल्ट के रेट बढ़ जाए, चाहे साल्ट के रेट कम हो जाए, तो इसकी डिमांड पे जो है नो इंपैक्ट, इसकी डिमांड पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रेट कम होंगे तो आप ज्यादा खाना शुरू नहीं कर सकते, और अगर रेट बढ़ जाएंगे तो आप कम भी खाना शुरू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट इनलास्टिक डिमांड जो किसकी होगी, साल्ट की। आगे, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है एज एन अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव है और द बिजनेस फर्म का, इसको पोस्टुलेट किसने किया, इसको क्या, डब्ल्यू जे बॉमल ने, विलियम जे बॉमल ने इसको जो है वो क्या किया था, पोस्टुलेट किया था। आगे, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप एंड द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑन ऑल द पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व। आप देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डिमांड कर्व वो कौन सा होता है, सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व वो होता है जिसके हर पॉइंट के एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पे ईडी जो है वो बराबर हो किसके, 1 के, जिसके हर पॉइंट पे इलास्टिक डिमांड जो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो ऐसे डिमांड कर्व को बोलते हैं हम लोग क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व के अंदर जो आपका स्लोप है, ध्यान देना, जो स्लोप है वो क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपके ईडी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप ये देखिएगा, इसके यहां पे देखो, इस पॉइंट पे 1 2 3, ये एक मैंने डिमांड कर्व बनाया, इस डिमांड कर्व पे आप देखो, ये डीडी जो डिमांड कर्व है, इस पे, इस पॉइंट पे ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये कौन सा, सी पॉइंट। इसके तीनों पॉइंट पे जो ईडी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है ना, लेकिन स्लोप देखो क्या हो गया, चेंज हो गया, यहां पे ये स्लोप है, यहां पे ये स्लोप है, और यहां पे ये स्लोप है। तो ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व के अंदर स्लोप जो है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, जबकि पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन द सेम, लेकिन जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। चलिए जी आगे, किंकी डिमांड कर्व, किंकी कौन सा होता है, एक ऐसा डिमांड कर्व जिसके अंदर क्या मिलेगा, आपको मोड़ देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, उसको बोलते हैं किंकी शेप डिमांड कर्व। तो बोलते हैं किंकी शेप रेवेन्यू कर्व जो है इसी को डिमांड कर्व बोलते हैं, ये मालूम होगा आपको, रेवेन्यू कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। तो बोलते हैं किंकी शेप डिमांड कर्व जो है फर्म का, वो रिलेट करता है विच वन टाइप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, तो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके का डिमांड कर्व देखने को मिलेगा, वो है जो आपका कौन सा, ओलिगोपोली। कौन सा, ओलिगोपोली। तो पोल स्वीजी थे, ये थोड़ा ध्यान रखना, पोल स्वीजी, इन्होंने किंकी डिमांड कर्व जो है वो एस्टेब्लिश किया था, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है क्या करेक्ट है। पहला, मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस, मोनोपोलिस्ट कोई भी रेट चार्ज कर सकता है, नहीं सर ऐसा नहीं होता, मोनोपोलिस्ट अगर कोई भी रेट चार्ज नहीं कर सकता मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि मोनोपोलिस्ट के पास में 2 पावर है, 2 में से, लेकिन वो यूज एक का कर सकता है, या तो वो प्राइस पे छेड़छाड़ कर सकता है या क्वांटिटी से। तो अगर उसने प्राइस से छेड़छाड़ कर लिया तो क्वांटिटी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, और अगर उसने क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया तो प्राइस के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोलता स्लोप जो है मोनोपोली के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का वो ट्वाइस होता है एआर के, बिल्कुल सही बात है, एआर के मुकाबले वो जो है वो क्या रहेगा, दुगना रहेगा। ठीक है, बोलता है नेसेसरी कंडीशन जो है मोनोपोली लॉन्ग रन की वो है AC इक्वल टू AR इक्वल टू MC इक्वल टू MR, यहां पे LAC होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये जो सिचुएशन क्या होगी, सही होगी। दूसरा मोनोपोलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम है, मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम में होगा जब MC इक्वल टू MR होगा, बिल्कुल सही बात है। और इक्विवेलेंट प्राइस जो है मोनोपोलिस्ट का वो लगभग जो है कॉम्पिटिटिव फर्म से हमेशा ज्यादा रहता है, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, B D एंड E। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो एक बार के लिए, क्या बोलते हैं, देखो देखो, तुम क्या देख रहे हो, पानी पीना है क्या, पी लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर है जो हिंडर कर देगा, रुकावट पैदा कर देगा क्या बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कार्टल, कार्टल बनाने में जो रुकावट पैदा करेगा वो कौन कौन से फैक्टर है, तो वो है सबसे पहला लेस नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, ऐसा है क्या, मतलब अगर कम फर्म है इंडस्ट्री में तो क्या ये रुकावट पैदा करेगा, सर कम फर्म अगर है इंडस्ट्री में तो ही तो कार्टल बनता है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हाँ अगर कार्टल तो तब बनेगा ना, आप जो है वो ग्रुप कब बना हुआ है, जब आप एक जैसा ही काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर जो है वो आप जितने भी लोग हैं अगर वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर कार्टल बनाने का फायदा नहीं होगा, तो ये रुकावट पैदा करेगा। दूसरा डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, अगर सबकी जो कॉस्ट है सामान को बनाने की वो क्या अलग अलग आ रही है तो भी कार्टल जो है वो नहीं डेवलप हो सकता। लो फ्रीक्वेंसी सेल्स कपल विद ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट, जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब सेल की फ्रीक्वेंसी वो बहुत ही क्या लो है तो भी कार्टल बनने का फायदा नहीं है। एब्सेंस ऑफ द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अगर मान लो क्या है एब्सेंट है मोनोपोली आरटीपी का तो क्या ये रुकावट पैदा करेगा, बल्कि ये तो सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। अगर मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस है तो उससे आप कार्टल बना सकते हो, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो तो आप कार्टल क्रिएट कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, गलत। तो जो आंसर है वो क्या है, बी सी एंड डी। आगे Arrange the following step in a proper sequence to forecast the demand for a product systematically and scientifically। अगर आपको जो है वो क्या एक प्रोडक्ट की डिमांड को जो है वो क्या करना है, फोरकास्टिंग करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए जो है वो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, ये स्पेसिफाई करोगे ऑब्जेक्टिव को। दूसरे नंबर पे डिटरमाइन करोगे टाइम पर्सपेक्टिव कि आपको शॉर्ट रन के लिए करनी है, लॉन्ग रन के लिए करनी है। तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, चॉइस ऑफ मेथड, कई सारे मेथड आपके पास में, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उनमें से एक मेथड को जो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, मेकिंग चॉइस ऑफ द मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। फिर चॉइस के बाद आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे डेटा एंड डेटा एडजस्टमेंट, और आखिरी में जो क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे और इंटरप्रिटेशन करोगे किसका, रिजल्ट। तो डिमांड को एस्टिमेट कर लेंगे उन मेथड्स के बेस पर और फिर जो है वो क्या करेंगे, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का काम करेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी ए ई बी। आगे दो स्टेटमेंट दे रखी है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलते हैं थ्योरी जो होती है ना प्राइस डिटरमिनेशन का अंडर द ओलिगोपोली आर फाउंड टू बी इनएप्लीकेबल टू द रियल लाइफ मार्केट कंडीशन। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है ओलिगोपोली की जो थ्योरीज है ना, मतलब ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस डिटरमिनेशन की जो थ्योरी है वो जनरली आपको जो वो रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। क्यों ऐसा, क्योंकि रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे स्मॉल नंबर ऑफ सेलर होते हैं, यस, इंटरडिपेंडेंस होता है फर्म का आपस में, यस, बैरियर टू एंट्री आपको देखने को मिलेगा, यस, इनडिटरमिनेट प्राइस एंड आउटपुट होता है, यस, एंड ऑल लीडिंग टू वाइड वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल इसीलिए जो है ये थ्योरी जो है ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस डिटरमिनेशन का वो क्या है, इनएप्लीकेबल है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और आर जो वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। आगे कोब एंड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, एक कोब एंड डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है वो है क्या, क्वांटिटी इज इक्वल टू ए के की पावर ए एल की पावर बी, ठीक है। यहां पे ए और बी जो है वो क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर है, ठीक है। ए और बी जो है वो क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी है किसका, कैपिटल एंड लेबर का रिस्पेक्टिवली। अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न टू स्केल जो वो क्या होगा। देखो एक बार थोड़ा समझते हैं। देखो जी कोब डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना वो क्या है, वो एक मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन है जो ये मानता है कि आपने किसी भी सामान को अगर क्या करना, प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको जो दोनों के दोनों जो है वो रिसोर्स चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी। तो क्या बोलता है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन जो सजेस्ट करता है कि बोथ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, मतलब लेबर भी चाहिए और साथ में कैपिटल भी चाहिए। तो यहां पे जो है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, क्यू इज इक्वल टू ए के की पावर ए और एल की पावर बी। यहां पे क्या होगा, मतलब जो है वो क्या आउटपुट है, ए है मैनेजरियल एफिशिएंसी, ए एंड बी जो है वो क्या है, ये है बेसिकली आपके क्या पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। एल है लेबर और के है कैपिटल। ये बेसिकली ए और बी जो है वो एमआरटीएस है, अभी आगे लिखा भी हुआ, मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान देना, एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो पता है कौन सा होगा, जहां पे ए प्लस बी इक्वल टू 1 होगा। तो बोलते हैं ये एग्जीक्यूट करेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को, जहां पे ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1। अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 है तो वो इंडिकेट करेगा किसको, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को, और अगर ए प्लस बी इज लेस देन 1 है तो वो इंडिकेट करेगा किसको, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को, ठीक है। और ये जो ए एंड बी है ये क्या है, दिस कांस्टेंट ए एंड बी ये रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब ध्यान देना, जो एमआरटीएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये क्या बोलता है, देखो आप जो है वो लेबर और कैपिटल दोनों, लेबर को और कैपिटल को दोनों को यूज कर रहे थे, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट को बनाने में लेबर और कैपिटल दोनों चलती है, ठीक है। आप लेबर की 10 क्वांटिटी और कैपिटल की 10 क्वांटिटी यूज कर रहे थे, ठीक है, और दोनों को यूज करके और आप जो है कोई सामान को बना रहे हो। अब अगर आप जो है वो सामान को बनाने में कैपिटल का यूज कम कर दोगे तो आपको लेबर का यूज बढ़ाना पड़ेगा,
यस। तो एमआरटीएस बेसिकली जो ये बताएगा कि अगर आप सामान को बनाने के लिए जो है वो क्या करते हो, ध्यान से सुना, अगर आप किसी सामान को बनाने के लिए जो आप इनपुट यूज करते हो उसके मिक्स में अगर आप क्या करते हो, चेंज कर दो, लेकिन वो मिक्स सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरटीएस जो है एल एंड के का वो इस तरीके से शो करते हैं, ए के अपॉन में बी बीटा एल। एमआरटीएस एक ऐसा रेट होता है एट विच जिस पे क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर, ध्यान देना, क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इनपुट हैज टू बी डिक्रीज, एक फैक्टर की क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द अनदर इनपुट, और दूसरे के इनपुट जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, व्हाइल कीपिंग द टोटल आउटपुट इंटैक्ट और अनचेंज। इसको बोलते हैं एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैसे दिखाते हैं, वो दिखाते हैं इस तरीके से, बीटा क्यू अपॉन के। तो ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल इज द मेजर ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट एज रिजल्ट ऑफ यूज मोर यूनिट ऑफ द कैपिटल इनपुट। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखना, कोब एंड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो है वो a प्लस बी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इक्वल टू 1 है तो वो है आपका कांस्टेंट, और अगर लेस देन 1 है तो वो है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, चलो बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइज कब होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब ये है कि अगर आप फैक्टर को जो है वो एक यूनिट से अगर बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन उससे ज्यादा से बढ़ेगा, ऐसा कब होता है। ठीक है, तो बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइज बिकॉज ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज इट कॉज, किसकी वजह से, मोर डिवीजन ऑफ द लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, कि आपकी लेबर जो बहुत ज्यादा क्या हो गई, स्पेशलाइज हो गई है। ठीक है ना, तो वो जो है वो बहुत मतलब कम अमाउंट के अंदर जो है मतलब कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम करके दे रही है। यस, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन, मशीन का प्रॉपर यूज कर रहे हो। यस, लोअर जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यस, मोर डिफिकल्टी मैनेजिंग फर्म इफेक्टिवली, नहीं बल्कि उनको मैनेज करना बहुत ही इजी हो गया, और मोर इकोनॉमिक्स जो है वो है एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट करके अगर आपको जो फायदा क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से अगर आप एक यूनिट ऑफ इनपुट को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपका आउटपुट एक से ज्यादा से बढ़ के आएगा। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आंसर जो है वो क्या, ए बी सी एंड ई। आगे, कंज्यूमर रैशनैलिटी इंप्लाइज विद द फॉलोइंग असम्पशन। कंज्यूमर रैशनल, हम ये मानते हैं हमेशा कि कंज्यूमर जो है वो क्या, रैशनल। रैशनल का मतलब ये है कि कंज्यूमर सोच समझ के जो है सारे डिसीजन लेता है। ठीक है ना, तो कंज्यूमर रैशनैलिटी जो है उसका मतलब क्या है, तो कंज्यूमर रैशनैलिटी का मतलब ये है, सबसे पहले तो नॉन सैटिटी, कंज्यूमर रैशनैलिटी इंप्लाइज विद द फॉलोइंग असम्पशन। पहला, नॉन सैटिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब कोई भी डिमांड जो है वो 100% जो है वो पूरी नहीं हुई है। अगर कोई भी नीड, नॉन सैटिटी ऑफ नीड, सॉरी, अगर कोई नीड 100% ही सेटिस्फाई हो गई है तो अब आप आगे प्रोडक्शन आगे जो है कंजम्पशन करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो हम हमेशा ये मानते हैं कि नीड जो हमारी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक है, तो पहला जो कंज्यूमर रैशनल क्यों है, रैशनल का मतलब क्या है, कंज्यूमर सारा डिसीजन सोच समझ के इसलिए लेगा क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि नीड मेरी सारी की सारी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। दूसरा, ट्रांजिटिविटी है किसमें, प्रेफरेंस में। अगर आपने ए को बी के मुकाबले में जो क्या कर लिया, प्रेफर कर लिया, ठीक है, तो आप कभी भी जो है वो अब आगे फ्यूचर में बी को ए के मुकाबले प्रेफर नहीं करोगे। इसका मतलब जो है वो आपकी प्रेफरेंस के अंदर हमेशा क्या रहेगी, ट्रांजिटिविटी रहेगी। दूसरा, कार्डिनल मेजरमेंट, नहीं। सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव, बिल्कुल, कि जो हमारा कंज्यूमर है उसका कैसा होता है, सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव होता है, कम पैसा खर्च करके जो मैक्सिमम यूटिलिटी को अटेन करना चाहता है। ठीक है ना, तो ये आपके तीन बेसिकली जो क्या असम्पशन है, किसमें, कंज्यूमर रैशनल। तो कंज्यूमर रैशनैलिटी बेसिकली इस चीज को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट दे रखी है और डिस्क्रिप्शन है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो हम बाहर के लोगों को पे करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट डेट रिक्वायरमेंट आउटले ऑफ द मनी बाय द फर्म। इंप्लिसिट कौन सी होती है, अपने खुद के साधन की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट डेट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटले ऑफ द मनी बाय द फर्म। टोटल कॉस्ट कौन सी होती है, जब मार्केट वैल्यू जो है ऑफ ऑल द इनपुट डेट ए फर्म यूज इन द प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और संक कॉस्ट कौन सी होती है, संक कॉस्ट वो जो इनकर्ड हो चुकी है, जो रिकवर नहीं होगी और जिसका हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो द कॉस्ट डेट इज ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। आगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो स्मॉल होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्मॉल होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे बोल रहा है इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू में से इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक है ना, हम यहां क्या करते हैं, रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट दोनों माइनस करेंगे, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो है वो रेवेन्यू में से ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही माइनस करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, किससे, अकाउंटिंग प्रॉफिट से। तो यहां पे दोनों की दोनों बातें क्या करेक्ट है और रीजनिंग जो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे आइए, बोलता है स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर जॉइंट प्रोडक्ट आर सेपरेटेड आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, बोलता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, उनको उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इनकर्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर कॉल्ड सेपरेबल कॉस्ट। और स्प्लिट करने के बाद जो कोई भी कॉस्ट आ रही है वो क्या है, सेपरेबल कॉस्ट होती है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर द मोनोपोली आर करेक्ट। तो आपको बताना है प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन की जो कंडीशन है अंडर द मोनोपोली वो कौन सी करेक्ट है। पहला, मोनोपोली फर्म कैन फिक्स इट्स प्राइस एनीवेयर अलोंग द डिमांड कर्व, क्या वो कहीं पे भी कोई भी रेट डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा बोलता है इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म व्हेन ए मोनोपोली फर्म अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इट प्रोड्यूस लेस देन द ऑप्टिमम कैपेसिटी, ये बात एकदम जो है वो करेक्ट है। बोलता है स्लोप जो होता है मोनोपोली के एमआर कर्व का वो एआर कर्व के मुकाबले में ट्वाइस होता है, ये बात भी एकदम सही है। मतलब जो घटने की बढ़ने की जो बेसिकली उसकी टेंडेंसी होती है वो एआर के मुकाबले में डबल होती है, ये ध्यान रखना। स्लोप का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल टू मार्केट, जब डिमांड कर्व जो है वो दोनों मार्केट में सेम हो तो ही आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, अगर डिमांड कर्व दो मार्केट के अंदर अलग अलग होगा, मतलब सेम प्रोडक्ट का डिमांड कर जो है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग होगा, बोलो तो इलास्टिसिटी दोनों मार्केट में अलग अलग होगी तो ही आप जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो ये तो गलत हो गया। फिर इक्विवेलेंट प्राइस जो होता है ना मोनोपोलिस का वो ऑलवेज हायर होता है देन दैट ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? बी, सी एंड ई। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन, इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर की बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो वो क्या है? कंज्यूमर रैशनल है, ये अजम्पशन होती है। यूटिलिटी ओनली जो है वो ऑर्डिनल होती है, यस। डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, यस। सेटिटी ऑफ डिमांड, ये अजम्पशन नहीं होती है, अजम्पशन ये होती है नॉन सेटिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि अगर सेटिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि हमारी डिमांड जो है वो क्या फुल सेटिस्फेक्शन आ गया है। अगर फुल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा तो अब आप फर्दर जो है वो कंजम्पशन क्या कर दोगे? कंजम्पशन पर रोक लगा देंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जो है वो सेटिटी ऑफ डिमांड जो है वो अभी तक नहीं है, मतलब इसका मतलब नॉन सेटिटी है, डिमांड की क्या है? नॉन सेटिटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बोलता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या ट्रू है, किसके रिगार्डिंग द प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो है वो कौन कौन सी कंडीशन आप जो फॉलो करते हो जब आप जो है वो प्राइस डिसाइड करते हो। पहला बोलता है फर्म जो प्राइस टेकर होती है, बिल्कुल इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है लेकिन फर्म तो प्राइस टेकर होती है, यस। बोलता है लॉन्ग रन के अंदर जो है इक्विलिब्रियम कहां पे सेट होगा? जहां पे लॉन्ग रन जहां पे एआर इक्वल होगा एमआर के इक्वल टू एलएसी इक्वल टू एलएमसी, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू है इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल टू लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। फिर ए फर्म इक्विलिब्रियम होगी इन द शॉर्ट टर्म में ओनली व्हेन इट्स एसी इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू एमसी, नहीं, जहां पे ओनली एमआर इक्वल टू एमसी होगा तो फर्म इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। बोलते हैं फर्म रीचेस शटडाउन पॉइंट जहां पे प्राइस जो है वो बिलो हो जाए एसी से, नहीं, प्राइस जो है वो बिलो हो जाए किससे? एवीसी से, वहां पे शटडाउन हो जाएगा। और ए फर्म फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एआर इक्वल टू एमआर, नहीं, जहां एआर इक्वल टू एमआर नहीं, जहां एमआर इक्वल टू एमसी होगा वहां पे हम रेट को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो ये तीनों जो वो क्या है आपके गलत। आंसर क्या आएगा? ए एंड बी। आगे, ऑब्जेक्टिव दे रखे और सजेस्ट आपको बताना है किस किसने सजेस्ट किया। सबसे पहला सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, सेल या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो दिया था किसने? बॉमल ने, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट दिया किसने? मैरिस ने। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है वो दिया किसने? रोथस्चाइल्ड ने। और सेटिस्फाइंग बिहेवियर जो है वो दिया किसने? साइट एंड मार्श ने। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो कौन सा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लॉन्ग टर्म है? तो वो है आपका कोब एंड डगलस का जो है Q इज इक्वल टू ए, K की पावर A और L की पावर B। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस आर फॉल्स। बोलता है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म थ्योरी जो है ऑफ द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस आर फॉल्स, इनमें से कौन सी जो थ्योरी शॉर्ट टर्म थ्योरी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट की वो क्या है? फॉल्स है। पहला बोलता है इकोनॉमिक रेंट इज सेम एज इकोनॉमिक प्रॉफिट, नहीं सर ये बात तो गलत है। दूसरा, इंप्यूटेड कॉस्ट जो होती है वो रेंट, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस फॉल्स, ठीक है। गलत क्या वो बताना है। पहला बोलता है इकोनॉमिक रेंट जो है इज सेम एज इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये बात एकदम सही है। इकोनॉमिक रेंट मतलब खुद के साधन के ऊपर जो आप रेंट दे रहे हो बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट के बराबर है? यस, ये बात सही है। फिर इंप्यूटेड कॉस्ट जो होती है, इंप्लिसिट कॉस्ट इज द रेंट ऑफ द हायर्ड बिल्डिंग, सर इंप्लिसिट कॉस्ट जो है वो खुद के बिल्डिंग की कॉस्ट होती है, हाइड बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि हाइड बिल्डिंग की कॉस्ट है वो इंप्यूटेड नहीं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, जब एसी इक्वल टू एमसी है तो एसी वहां पे जो है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। जब एसी इक्वल टू एमसी तो एसी मिनिमम होगी, ये बात एकदम तो सही है। जब एमसी बढ़ेगी तो एसी इज ग्रेटर देन एमसी, नहीं सर, जब एमसी बढ़ती है तो एमसी जो है वो एसी से ज्यादा होती है। तो ये भी बात गलत है। एंड आउटपुट जो है वो ऑप्टिमम होगा जहां एसी इक्वल टू एमसी है, नहीं, हाँ ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो गलत जो है वो क्या? बी एंड डी।
आगे स्वीजी का, पॉल स्वीजी का जो किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन जो है वो रिलेट करता है विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, वो है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर जो है वो किंग की डिमांड कर्व इस तरीके का जो है वो डिमांड कर्व बनेगा। तो ऊपर का जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा आपका मोर इलास्टिक, और जो नीचे का पोर्शन रहेगा ये रहेगा आपका लेस इलास्टिक। चलो जी आगे, व्हेन द प्राइस इंक्रीज ऑफ ए कमोडिटी इज फॉलो बाय इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, जब प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कमोडिटी का, बाय इंक्रीज टीआर, मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या प्राइस के कम होने मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो बताओ प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो क्या होगा, तो एज पर द जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ता है, और अगर प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी जो क्या कम हो, तो यहां पे ईडी जो है वो क्या होती है, लेस देन 1। तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। और अगर प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो, या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, जब अपोजिट रिलेशन होती है यहां पे ईडी जो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1। और अगर प्राइस के बढ़ने पर या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में जो है वो क्या हो, नो चेंज, उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए, तो यहां पे जो ईडी होती है वो क्या इक्वल टू 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बोलते थे प्राइसिंग प्रैक्टिस, एक ऐसी प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। मोनोपोली के अंदर एक ऐसी प्राइसिंग प्रैक्टिस जिसके अंदर जो है वो क्या होगा कि हम सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या कर लेंगे, हम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम द कंज्यूमर से टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस 3 होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, वो रेट सेट करते हैं जो कंज्यूमर पे करना चाहता है। कंज्यूमर से पूछा तुम क्या कितना पे कर सकते हो इस पेन के लिए, कंज्यूमर बोला जिसके लिए मैं 10,000 रुपए पे कर सकता हूं। हमने बोला चलो 10 दे दो, समझ रहे हो। तो क्या कंज्यूमर ने कोई कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय किया? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जितना प्राइस कंज्यूमर पे करना चाहता है उसके मुकाबले में कंज्यूमर को सस्ता रेट मिल जाए। अगर कंज्यूमर पे करना चाहता है 10,000 और कंज्यूमर को मिल गया वो सामान 9,000 में, तो 1,000 रुपए जो है ना ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन हमने यहां पे क्या किया, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमने जो है कंज्यूमर से पूछा कि तुम बताओ तुम कितना पे कर सकते हो। कंज्यूमर बोला जी मैं तो 10,000, हमला 10,000। दूसरे पूछा तुम कितना पे कर सकते हो इस पेन के लिए, बोला जी मैं तो इसके लिए 8,200। मैंने कहा ठीक है 8,200। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर फर्म जो है वो सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय कर जाती है। आगे व्हेन ए मोनोपोलिस, जब एक मोनोपोलिस जो है वो स्विच करता है फ्रॉम चार्जिंग ए सिंगल प्राइस टू द परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे, तो वो तो फिर जो है वो क्या होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे लॉजिकली सीक्वेंस करो फॉलोइंग इकोनॉमिक एंटिटी या आइडेंटिटी इन अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, आप जो है वो यूटिलिटी एनालिसिस करोगे, यस। फिर इंडिफरेंस करो एनालिसिस होगा, यस। फिर इसके बाद में बजट लाइन आप बनाओगे, यस। बजट लाइन के बाद में जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बजट लाइन के बेस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट करेंगे, यस। और फिर उसके बाद डिमांड का एनालिसिस होगा। आगे गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड लेबल, दूसरी है रीजनिंग। पहला बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली मच लार्जर देन द इनकम फैक्टर के। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो लार्जर होता है इनकम फैक्टर के, बिल्कुल होता है। और क्यों होता है ऐसा, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सारा पैसा एक ही गुड्स के ऊपर खर्च नहीं करता है। कंज्यूमर जो है एक कमोडिटी के ऊपर बहुत ही लिटिल अमाउंट खर्च करता है, बिकॉज कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हिज और हर इनकम ऑन एनी वन कमोडिटी। ये बात क्या है, करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो ट्रूली एक्सप्लेन करता है किसको, असर्शन को। आगे इंडिकेट करो करेक्ट कोड फॉर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, डिमांड एनालिसिस आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस आता है। क्या प्राइसिंग डिसीजन आते हैं। फैक्टर प्राइसिंग डिसीजन आते हैं क्या, नहीं सर, प्राइसिंग डिसीजन आएंगे, फैक्टर प्राइसिंग नहीं आएंगे। इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एनालिसिस आएगा, यस। आंसर क्या है, ए बी सी ई। आगे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज मेजर। प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में क्या हो, इनटू पी अपॉन में डेल्टा पी। तो ये आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सी एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है एक नए प्रोडक्ट के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिंग मार्केट। हम ये चाहते हैं कि मार्केट जो है एक्सपेंड होगी, तो आप वहां पे रेट क्या रखोगे, तो वहां पे रेट हम जो है वो क्या करेंगे, कम डिसाइड करेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो नया प्रोडक्ट जब आप मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि ये सामान जो है वो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या पूरी मार्केट पे छा जाएगा, एक्सपेंड, आप जो है उसको क्या करना चाहते हो, मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हो, तो वहां पे आप जो है स्टार्टिंग इन द रेट जो क्या रखोगे, कम डिसाइड करोगे। तो लो प्राइस सेट इन द बिगिनिंग। आगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। सबसे पहला लॉस लीडर जो है वो कौन, लॉस लीडर के लिए जो है वो प्राइस लाइनिंग प्राइसिंग हम करते हैं। अनचेंज प्राइसिंग है किसमें, ओलिगोपोली के अंदर जो है वो ये फीचर आपको अनचेंज्ड प्राइसिंग। इसका मतलब क्या है कि यहां पे प्राइस रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगा।
ये बात ध्यान रखना। तो ये ओलिगोपोली प्राइसिंग के अंदर बेसिकली आपको प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलेगा। बेसिक पॉइंट प्राइसिंग जो वो क्या, लोकेशन के बेस पर जो है वो जो आप प्राइसिंग करते हो वो। और स्कीमिंग प्राइसिंग जो वो क्या होती है, प्रोडक्ट विद हाई इनिशियल डिमांड। जब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी शुरुआत में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करना चाहते हो कि शुरू में मलाई उतारना चाहते हो, तो वहां पे आप जो है वो स्कीमिंग प्राइसिंग जो यूज करते हो। आगे असर्शन दे रखी है, द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट डिमांडेड इज इनवेरिएबली चेंज इनवर्सली टू चेंज इन द प्राइस। कैसा होता है, क्या बोलता है, क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की, मतलब जो डिमांड है वो इनवेरिएबली चेंज होगी इनवर्सली, हमेशा ही वो उल्टा होगी। मतलब ये कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमेशा ही कम होगा। हमेशा, क्या ऐसा हमेशा होता है क्या? नहीं सर। इन्फीरियर जो आपका इन्फीरियर गुड्स के केस के अंदर जो है वो ऐसा है, या फिर आपके जो नॉर्मल गुड्स के केस के अंदर जो है वो ऐसा होता है क्या? उसमें क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स में ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये सिचुएशन क्या है, गलत है। रीजनिंग बोल रहे हैं कि प्राइस इफेक्ट जो है वो क्या होता है, नेट रिजल्ट होता है किसका, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये बात एकदम क्या सही है कि प्राइस इफेक्ट जो है उसमें क्या आएगा, इनकम इफेक्ट भी आएगा और साथ में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आएगा। ठीक बात है। तो असर्शन तो इनकरेक्ट है, जबकि रीजनिंग आपकी करेक्ट है। आगे मैचिंग करना है, कोस्ट फंक्शन जो है उसमें हम देखते हैं किसके, कोस्ट फंक्शन जो आप बनाते हो ना, तो हम देखते हैं फैक्टर प्राइस। हम ये बोलते हैं ना कि फैक्टर की जो प्राइस होते हैं ना उसके बेस पर कोस्ट है वो क्या होती है, आपकी डिपेंड करती है कि अगर फैक्टर के रेट बढ़ेंगे तो हमारी कोस्ट ज्यादा आएगी, फैक्टर के रेट कम होंगे तो कोस्ट भी कम आएगी। सप्लाई फंक्शन जो है वो इंजीनियरिंग मेथड पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो है क्या आपका, आइसो क्वांट। और ओलिगोपोली जो है उसका फीचर है क्या, किंग की डिमांड कर्व। कौन सा, किंग की डिमांड कर्व। आगे मैचिंग करना, लेटेंट डिमांड कौन सी होती है, लेटेंट डिमांड जब एक कंज्यूमर जो है उसका स्ट्रॉन्ग नीड है किसी सामान की, लेकिन जो एक्जिस्टिंग सामान है वो उस नीड को पूरा नहीं कर पा रहा, उसका होता है लेटेंट डिमांड। कंज्यूमर में शेयर ए स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाई बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं लेटेंट डिमांड। फुल डिमांड क्या होती है, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो उसको बोलेंगे फुल। बोले तो कंज्यूमर आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट पुट इनटू द मार्केट प्लेस। ओवरफुल क्या होती है, जब डिमांड जो है वो क्या ज्यादा और जो है सप्लाई कम है। मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाई। एंड अनहोलसम जो है वो डिमांड कौन सी होती है, कंज्यूमर मे बी अट्रैक्टेड टू ए प्रोडक्ट जो है सोशली क्या है, अनडिजायरेबल है, उसको बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। आगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है इस कंसर्न विद विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यस, प्रोडक्शन बिहेवियर, यस, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल, यस। आगे इन केस द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है टू द हायर आइसो क्वांट को ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन इनपुट, द कर्व कंबाइनिंग द सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस फैक्टर कर्व। क्या बोलते हैं, प्राइस फैक्टर कर्व। ये हमने पढ़ा भी था। आगे विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला बोलता है एमसी डिक्लाइन एट द फास्टर रेट एज कंपेयर्ड टू एसी। बिल्कुल ये बात तो सही है कि जब एमसी एसी कम हो रही है तो एमसी जो है वो एसी से फास्टर रेट से डिक्लाइन होती है, यस। एमसी राइज एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर्ड टू एसी, ये बात भी एकदम सही है। जब एमसी और एसी बढ़ती है तो एमसी का जो बढ़ने का मैग्नीट्यूड है वो एसी के मुकाबले में फास्ट होता है, यस। एमसी इक्वल टू एसी जब एसी मिनिमम हो, ये बात भी एकदम सही है। जब एसी मिनिमम होती है तो एमसी इक्वल टू होती है एसी से, ठीक है। जब एसी मिनिमम है तो वहां पे एमसी और एसी क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा एवरेज एसी इक्वल एमसी वेयर एमसी इज मिनिमम, नहीं सर, एमसी जो है बल्कि एसी को नीचे से काटती है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। आगे मैचिंग करना है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा, जो सुपीरियर गुड्स है। फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड्स में आपको नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जो देखने को मिलेगा। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स में और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखने को मिलेगा। आगे रिज लाइन जो होती है ना इन आइसो क्वांट मैप, वो सेट करते हैं लिमिट फॉर द पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिस्पेक्टिव इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन आउटपुट। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि रिज लाइन बेसिकली क्या बताएगा कि अगर आप रिज लाइन के ऊपर अगर आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकल आएगा, सही बात है। और फिर रीजन में बता रहा है कि आइसो क्वांट विल स्लो पॉजिटिवली इफ द यूज ऑफ एन इनपुट इज इंक्रीज बियॉन्ड द सेट बाय द रिज लाइन। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो दोनों की दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन का एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडिकेट करे करेक्ट कोड फॉर द एसेंशियल कंडीशन क्या क्या होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेल होते हैं, यस। परफेक्ट नॉलेज होती है, यस। होमोजेनियस प्रोडक्शन होता है, यस। एंड एब्सेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, यस। फ्रीडम होती है एंटी एग्जिट पे, यस। एंड रैशनल बिहेवियर होता है किसका, बायर सेलर का, यस। आगे मैचिंग करना है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी, ये लिंक करते हैं किससे, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन से। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट, ये है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप जो है किसका होता है, आइसो कोस्ट लाइन का। कन्वर्स टू द ओरिजिन जो है वो क्या होता है, आइसो क्वांट कर्व।
आगे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसको डिसाइड करते हैं एट उस लेवल पे जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई। ये बात एकदम क्या सही है भाई, प्राइस कहां होगा जहां पे डिमांड इक्वल टू क्या होगा सप्लाई होगा, सही बात है। फिर बोलते हैं इस लेवल के ऊपर एक्सेस ऑफ डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई जो है वो दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। ये बात एकदम क्या करेक्ट, दोनों दोनों बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। यस, तो असर्शन रीजनिंग दोनों जो है वो क्या करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। आगे डिस्पाइट डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द ओलिगोपोलिस विल नॉट वेरी द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट एज पर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको याद करके जाना पड़ेगा कौन कौन से वो मॉडल है, एक है कोल्यूशन मॉडल ओलिगोपोली का, और एक है आपका कौन सा प्राइस लीडरशिप मॉडल। आगे बोलता है प्राइस रिडक्शन लेड टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस जो आप क्या करोगे कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है इट रिजल्ट फ्रॉम ए प्राइस इफेक्ट कंप्राइजिंग इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये दोनों पॉजिटिव होते हैं हमेशा? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। तो असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजनिंग क्या इनकरेक्ट है। आगे बोलता है इंडिकेट करे करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑन विच द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन कैन बी डिटरमाइंड। तो बोलता है लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो वहां से आप जो है वो ये बोलते हैं ना कि एलएसी आपकी मिनिमम होती है, तो उसके बारे में कुछ बातें आपको बताने, इनमें से कौन सी सही है। पहला, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व जो है अंडर द नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो अंडर द लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, नहीं। बोलता है जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, ठीक है, उसको आप प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, यस। क्या उसको एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, यस। तो दोनों बातें क्या सही है, तीनों बातें सही। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आगे मोनोपोली सिचुएशन जो है मार्केट के अंदर इज नॉट डिजायरेबल, मेनली क्यों? बिकॉज कि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्रोड्यूस करता है, मोनोपोली कंडीशन क्यों अच्छा नहीं मानते? क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है वो जो उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो उससे हमेशा जो वो कम जो है वो लेवल पे प्रोडक्शन करता है। तो बोलता है मोनोपोली सिचुएशन इन द मार्केट इज नॉट डिजायरेबल मेनली बिकॉज द मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस बिलो इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन इट एग्जिबिट सेटिस्फैक्शन विद द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। आगे बढ़े, बोलते हैं इंडिकेट करेक्ट कोड फॉर द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग दैट कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्म ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग स्ट्रेटजी जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, मतलब एक ही सामान के जो अलग अलग लोगों से अलग रेट आप चार्ज करोगे वो कहां होगा, वो होगा प्रोसेस स्टैम्प प्राइसिंग हो गया, बेसिक स्टैम्प प्राइसिंग हो गया, फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग हो गया। तो यहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, रेट अलग अलग आप जो है वो चार्ज करते हो एरिया वाइज। आगे द इनकम और गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्स लॉस ड्यू टू बेस्ट यूज ऑफ द स्कार्स रिसोर्स, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली बताएगा कि अगर आप एक काम ना करते तो आपने दूसरा किया, तो दूसरा काम करने के लिए जो है वो आपने पहले वाले को जो बेस्ट जो है उसको क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे when one of the following is true for a monopoly firm that operate at the level of the output, जहां पे MR इक्वल टू क्या है, MC है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे AR मतलब अगर एक फर्म जो वो क्या कर रही है जहां पे MR इक्वल टू MC है और वहां पे अगर AR इज ग्रेटर देन AC हुआ तो फिर वहां पे क्या होगा, फर्म एब्नॉर्मल प्रॉफिट जो वो क्या करेगी, गेन करेगी। तो जब अगर वहां उस पॉइंट पे जहां पे MR इक्वल टू MC है तो मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यस और नो, यस। और इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए जो है वो क्या है, AR इज ग्रेटर देन AC है, तो फर्म वहां पे जो है क्या करेगी, वहां पे फर्म एब्नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू AR जो है वो ज्यादा किससे, AC से। तो यहां पे हम जो कोस्ट के अंदर दोनों कोस्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, इंप्लिसिट भी एक्सप्लिसिट भी। तो अगर आप नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हो तो इसका मतलब आप जो है वो क्या, एब्नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। आगे मार्केट स्ट्रक्चर उसके फीचर मैच करना है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है फीचर देखने को मिलेगा, फैक्टर प्रोडक्शन आर फ्रीली मोबाइल, एक फर्म से दूसरी फर्म से पे आप जो है इजीली उसको भेज सकते हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती है। दूसरा, मोनोपोली के अंदर जो है क्या, लीगल रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, यस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है प्रोडक्ट कैसा होगा, डिफरेंशिएटेड होता है, यस। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो है क्या होगा, होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलेंगे, एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। आगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड्स द डिमांड इंक्रीज रैपिडली विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम बट स्लो डाउन विद फर्दर इंक्रीज इन इनकम, वो कौन सा होता है आपका, नॉर्मल गुड्स के केस में। आगे, द मनी स्पेंड फॉर द रिपेयर ऑफ ए मोटर कार यूज बाय द बिजनेस इज, अगर मान लो आपने गाड़ी को सही कराने के लिए जो कोई खर्चा कर दिया तो उस पर जो भी आप खर्चा करो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू है या फिर वो कैपिटल है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे, ओलिगोपोलिस फर्म कैन नॉट डिसाइड द प्राइस इट विशेस टू चार्ज एज वेल एज क्वांटिटी इट विशेस टू सेल बोथ एट द सेम टाइम। ये बात एकदम जो है वो क्या सही है, ओलिगोपोली जो है वो दोनों चीजें जो एक साथ जो डिसाइड नहीं कर सकते, कोई एक को डिसाइड करेगी। दूसरा, ओलिगोपोलिस फर्म टेक इनटू कंसीडरेशन द कंप्यूटर एक्शन, क्योंकि
ओलिगोपोली फर्म जब भी प्राइस को डिसाइड करेगी ना, तो वो अपना रेट डिसाइड करने के लिए कंपटीटर के एक्शन को भी जो क्या करती है, स्टडी करती है। काउंटर एक्शन भी देखते हैं कि अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तो दूसरे इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, या अगर हम रेट को कम कर देंगे दूसरे इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, इनको भी वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ओलिगोपोली के अंदर एक फर्म जो दूसरी फर्म के ऊपर स्ट्रॉन्गली क्या होती है, इंटरडिपेंड होती है। बिल्कुल, तो दोनों की दोनों बातें सही है और इजीली करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। In which of the following situation a competitive firm is advised to shut down operation temporarily? वो कब होगा, जब प्राइस जो है वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी क्या हो जाए, नीचे हो जाए, तो आप एक बार के लिए जो क्या करते हो, बिजनेस ऑपरेशन को शट डाउन कर दोगे। आगे, व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिक डिमांड इज फेस्ड बाय द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म, बोलता है को किस तरह की इलास्टिक डिमांड जो है वो ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो है वो फेस करती है, तो बोलते हैं हाई इलास्टिसिटी, जो जब प्राइस आप बढ़ा, अगर आप प्राइस को क्या करोगे, बढ़ाओगे, आपने अगर प्राइस बढ़ा दिया दूसरे लोग नहीं बढ़ाएंगे। जो आपका ये किंग की डिमांड कर्व होता है, हम यहां पे यही तो बोलते हैं ना, इस तरीके का बनेगा। तो ऊपर की सिचुएशन जो है वो क्या है, मोर इलास्टिक है, और नीचे की सिचुएशन जो है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। ऐसा क्यों होता है, हम ये मानते हैं कि अगर हम यहां पे प्राइस को जो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बाकी लोग नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और नीचे वाले में लेस इलास्टिक में यहां पे क्या मानते हैं कि अगर हम प्राइस को जो क्या कर देंगे, कम करेंगे, तो बाकी लोग भी कम कर देंगे। तो आप अगर ये बोलो कि प्राइस के कम करने पर डिमांड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए जो है वो क्या, नीचे का पोर्शन जो है वो क्या होता है, लेस इलास्टिक। तो क्या बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिक डिमांड इज फेस्ड बाय द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म, तो हम क्या बोलते हैं, हाई इलास्टिसिटी होती है जब प्राइस राइज होता है, बट लेस इलास्टिक होगा जब प्राइस कट होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन करता है नोशन ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस वो क्या होता है, द डिफरेंस होता है बिटवीन द कंज्यूमर विलिंग टू पे, कंज्यूमर जितना प्राइस पे करना चाहता है, मान लो 1000 रुपए, ठीक है, और उसको वो सामान कितने मिल गया, एंड व्हाट द अमाउंट एक्चुअली दे एक्चुअली पे, और वो सामान वो उसको मिल गया 800 में, तो 200 रुपए जो है वो है आपका कंज्यूमर सरप्लस। ओके जी सर, लो जी, ये तो हो गया आपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो 71 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करे हैं, लगभग इसमें सारे के सारे जो है टॉपिक आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, जिसको जरूर बढ़िया तरीके से जो है पेपर जाने से पहले, मतलब परसों पेपर है आपका, तो परसों जाने से पहले 2 से 3 बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग जो शुरू करेंगे हमारे मार्केटिंग के क्वेश्चन। मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो यूनिट नंबर 8 जो है अपना मार्केटिंग का, ओके, तो वो भी बहुत रेलिवेंट है। वैसे तो यार सारे रेलिवेंट है, क्योंकि हर एक से जो इक्वल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ओहो, पानी भी खत्म हो गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग के, हाँ, हम क्या जिक्र करते हैं अभी कि भाई मार्केटिंग के क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं आजकल, और हमने इसके अंदर मार्केटिंग के लगभग कोई 60-65 में क्वेश्चन डाले हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें इनमें से ही पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन, बोलते हैं इनमें से कौन से आप जो है सेगमेंटेशन करते हो, एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में जो है क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन करना, ठीक है ना। तो बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर, वो हाईएस्ट होता है कहां पे, बिहेवियर सेगमेंटेशन में। तो कहां पे होगा, बिहेवियर। तो अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आपने जो है क्या करना, प्रेडिक्ट करना है, तो वो कहां पे होगा, ठीक है, तो वो होगा आपका जब आप बिहेवियर के बेस पर सेगमेंटेशन करते हो। चलो जी आगे, the practice of setting a price target by the firm and then developing a product that would allow the firm to maximize total profit at that price, उसको बोलते हैं प्राइस लाइनिंग। बिल्कुल, प्राइस लाइनिंग बेसिकली क्या है समझना, प्राइस लाइनिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मल्टीपल वर्जन, एक ही सामान के कई सारे वर्जन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक ही सामान है, मान लो ये पेन है, इसको 3 तरह से हमने जो है वो क्या कर दिया, 3 इसके जो है वो वर्जन निकाल दिया, ठीक है। तो प्राइस लाइनिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें हम रिलीज करते हैं मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट और सर्विस एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे साइमल्टेनियसली। इट गिव द इंप्रेशन दैट ए प्रोडक्ट हैज बोथ बजट फ्रेंडली स्टैंडर्ड ऑप्शन एंड द प्रीमियम ऑप्शन विद एक्स्ट्रा फीचर एंड बेनिफिट। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस लाइनिंग। आगे, अरेंज द फॉलोइंग सर्विस गैप एज पर द सर्विक्यूल अप्रोच इन द लॉजिकल सीक्वेंस। तो हमने पढ़ा था जब सर्विस मार्केटिंग हमने पढ़ा, तो सर्विस मार्केटिंग के अंदर हमारे पास में एक जो है वो अप्रोच होती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्विकल अप्रोच। सर्विकल अप्रोच जो है क्या, वो सर्विस क्वालिटी के ऊपर जो है क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, सर्विकल अप्रोच के अंदर जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो क्या है, आपका सर्विस गैप निकल के आते हैं, और 5 तरह के हमने जो है वो गैप पढ़े थे इसमें। सबसे पहले एक तो पढ़ा था हमने नॉलेज गैप, एक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड गैप, एक है आपका डिलीवरी, एक है कम्युनिकेशन, और एक कौन सा, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो क्या बोल रहा है
अरेंज करो फॉलोइंग सर्विस गैप को एज पर द सर्विकल अप्रोच इन द लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं किसको, द गैप बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द मैनेजमेंट परसेप्शन। अगर मान लो ये गैप आ गया किसमें, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन में और मैनेजमेंट की परसेप्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज गैप। क्या बोलेंगे, नॉलेज गैप। तो सबसे पहले नॉलेज गैप है। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, गैप निकालेंगे बिटवीन द मैनेजमेंट परसेप्शन एंड द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। फिर हम लोग जो है वो निकालेंगे क्या, गैप देखेंगे बिटवीन द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। फिर हम जो है वो देखेंगे गैप बिटवीन द सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और फिर हम जो है वो क्या करेंगे, गैप निकालेंगे बिटवीन द परसीव्ड सर्विस एंड द एक्सपेक्टेड सर्विस। ठीक है, तो ये सर्विकल अप्रोच है। सर्विकल अप्रोच जो है इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए और किस तरीके से उसको एनहांस करना है। तो यहां पे पहले देखते हैं कि क्या क्या गैप है, बेसिकली क्या कहां पे, मतलब हम जो बात कन्वे करना चाहते हैं तो और कस्टमर ने वो बात कस्टमर तक वो बात कन्वे नहीं हुई है, तो बीच में गैप आ गया ना। तो हम अब इस अप्रोच, ये अप्रोच अपने को बताएगी कि कहां पे गैप है और आप किस तरह उसको जो दूर कर सकते हो, दूर करके जो है वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये है बेसिकली सर्विकल अप्रोच। इसको एक बार पढ़ लेना। 1988 के अंदर इसको जो क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बाद विच वन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी इज सुटेबल फॉर कार एंड अप्लायंसेस। तो कार एंड अप्लायंसेस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे सुटेबल है, वो है इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आप जो है प्रोडक्ट के बारे में जो क्या करोगे, लोगों को बताना स्टार्ट करोगे, भाई हमारे प्रोडक्ट में ये सिक्योरिटी है, ये सब इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल फॉर द कंज्यूमर प्रमोशन, बोलता है इनमें से कौन से टूल हैं किसके, कंज्यूमर प्रमोशन के। तो कंज्यूमर को अगर आपने जो वो सेल्स प्रमोशन, कंज्यूमर के ऊपर अगर सेल प्रमोशन एक्टिविटी करनी है तो कौन कौन से टूल है, तो वो है जी आपका कौन कौन सा बताओ, प्राइस ऑफ क्या होता है, जब गुड्स को सोल्ड किया जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस पे ड्यूरिंग द स्लम सीजन, रिडक्शन इन द प्राइस स्टिमुलस द सेल ऑफ गुड्स। तो ये भी आपका जो है वो क्या है, टूल है सेल्स प्रमोशन का। दूसरा, अगर आप रिफंड, कैश रिफंड ऑफर जो चलाते हो, ये भी आपका टूल है। कूपन प्रोवाइड करते हो, फ्री कूपन, इवेंट को स्पॉन्सरशिप करते हो, ये भी इसका टूल है। या ऑफ इनवॉइस इसका टूल नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ABCD, ये चारों जो है वो टूल है किसके, कंज्यूमर प्रमोशन के। आगे बोलता है ओनली पर्पस जो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का वो है टू कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटी ऑफ द मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर। बोलता है जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस वो सिर्फ यही है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो मूव करेंगे प्रोडक्ट फैक्ट्री से कहां, कस्टमर तक। ये है क्या, नहीं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में बल्कि कस्टमर पहले फैक्ट्री में जो सामान आ रहा है, ठीक है, सप्लायर से, वो भी इंक्लूड होता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो इसमें तो सिर्फ क्या बोला कि मूव करा फैक्ट्री से सामान को लेके जाना कस्टमर तक, सिर्फ वो इंक्लूड है, नहीं, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द ओनली रिस्पांसिबिलिटी है मार्केटिंग फंक्शन का, नहीं सर, ये बात भी क्या है, गलत है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या, इनकरेक्ट है। आगे, ऑल अटैकिंग स्ट्रेटजी, वो सारी अटैक स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, इंट्रोड्यूस करना न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दैट रीराइट द रूल ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड करना डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। डायरेक्ट कन्फ्लिक्शन में जा ही नहीं रहे, ठीक है, अपने खुद से जो है वो रूल ऑफ कंपटीशन हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाईपास स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं, बाईपास। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर टू ब्रांड देयर ऑफरिंग। इनमें से कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर और रिटेलर जो है वो क्या करते हैं, अपनी ऑफरिंग, जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर आए उसकी ब्रांडिंग करते हैं स्पेशल। तो रीजन क्या है, रीजन जो है वो क्या है, ब्रांडिंग जो है वो क्या करता है, इट अनेबल द प्रीमियम प्राइसिंग। बिल्कुल, अगर मान लो ब्रांडेड सामान है तो आप जो ज्यादा रेट भी चार्ज कर सकते हो। यस, इट कॉन्ट्रीब्यूट द कस्टमर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम। बिल्कुल, इससे जो कंपनी की आइडेंटिटी भी बनती है। यस, और ये जो है वो क्या डेवलप करता है, कस्टमर की लॉयल्टी। यस, तो हम जो है वो हर एक जो प्रोड्यूसर है या मार्केटियर है वो क्या ब्रांड बनाने के ऊपर जो फोकस कर रहा है, तो उसके पीछे की ये रीजन है। आगे, द सेल्स स्टेप इन विच ए सेल्स पर्सन लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट ए पर्सपेक्टिव बाय बिफोर मेकिंग द सेल्स कॉल। मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग जो है जब कस्टमर को अप्रोच करने से पहले हम कस्टमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो जुटाते हैं उसको बोलते हैं प्री अप्रोच। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मॉडर्न सेलिंग का। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मॉडर्न सेलिंग का। तो मॉडर्न सेलिंग के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस एंड नॉलेज मैनेजमेंट करते हैं। यस, मॉडर्न सेलिंग के अंदर हम लोग जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं। यस, एंड मॉडर्न सेलिंग के अंदर हमारा जो फोकस है वो है सेटिस्फाई करना कस्टमर को, कस्टमर की नीड को, और वो कस्टमर को जो है वो कस्टमर को वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करवाना। आगे, द फॉलोइंग आर द हॉलमार्क है ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। तो इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स की जो हॉलमार्क है वो क्या है, बोलते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए जो मैच करे कस्टमर के नीड को। यस, इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए, मतलब मार्केटिंग मिक्स जो आप बना रहे हो जिसमें प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस ये सब आएगा, तो बोलते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए जो कंटेन करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आपको कॉम्पिटिशन में एडवांटेज प्रोवाइड करे। और इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स ऐसा हो जो वेल ब्लेंडेड हो एंड मैच करे कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को। आगे,
पोस्ट परचेज कंज्यूमर इनवेरिएबली एक्सपीरियंस करेगा कॉग्निटिव डिसोनेंस को, विच इज रेफर टू, जिसका मतलब जो वो क्या, इसका मतलब है फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। जब एक कंज्यूमर जो वो अनसर्टेन, सामान तो यूज कर लिया, यूज करने के बाद उसको ना कई बार ऐसा आएगा, मतलब एक्सपीरियंस करेगा कॉग्निटिव डिसोनेंस को, ठीक है, उसको लगेगा यार मतलब वो जज नहीं कर पाएगा। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब जो वो क्या हो गया, जब एक पर्सन फील करता है कि अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। आगे, सम बोतल जो है सॉफ्ट ड्रिंक का वो सप्लाई टू एक्स ने भेजा वाई को, ठीक है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक मान लो पेप्सी की बोतल जो है वो एक्स ने जो वाई को भेजी थी। वाई गोट इंजर्ड ड्यू टू बस्टिंग ऑफ वन ऑफ द बोतल, और एक बोतल जो वो बस्ट हो गई, ठीक है, और वाई उसे क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। वाई अब जो है वो डैमेज क्लेम कर रहा है एक्स से, और वाई एक्स को बोल रहा है भाई मेरे को क्या करो, डैमेज जो है वो प्रोवाइड करो, मतलब मेरे को नुकसान हो गया उसके लिए मेरे को कंपनसेट करो, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये आपका कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, सही भी होना चाहिए, लेकिन वो तो खराब निकला और उससे बस्ट हो गया तो कंज्यूमर को नुकसान हो गया, तो वो जो है डैमेज की डिमांड करेगा। आगे, वन ऑफ द की अजम्पशन जो है ऑफ द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो बीसीजी मैट्रिक्स होता है उसकी जो मेन की अजम्पशन है वो क्या है, वो है कि मार्केट शेयर जो है ना उस पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द कैश फ्लो एज प्रॉफिट आर रिलेटेड टू द मार्केट शेयर। बिल्कुल, क्योंकि अगर कैश फ्लो अगर मतलब जो प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है किसके ऊपर, आपके मार्केट शेयर के ऊपर भी। आगे, द मॉडल, एक मॉडल है फॉर बजट और नो फ्रिल एयरलाइंस आर फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूएसए बाय साउथ वेस्ट एयरलाइन इन 1970 में एक मॉडल इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। और प्रीमाइस जो थी इस बजट एयरलाइन की वो ये थी, मतलब जो इनका प्रीएम्बल था वो उसमें ये लिखा था कि टू गेट पैसेंजर टू देयर डेस्टिनेशन फॉर लेस विद एन एडिक्वेट लेवल ऑफ सर्विस, हम जो है पैसेंजर को उसकी डेस्टिनेशन पहुंचाएंगे कम रेट पे और हम जो है वो एडिक्वेट लेवल ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। दिस हाईली सक्सेसफुल मॉडल हैज सिंस बीन कॉपी बाय द एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सभी एयरलाइन कंपनी ने इसको कॉपी कर लिया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है बजट एयरलाइंस का वो राइज होगी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कैसे होगी, तो अब होगी जब आप जो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करोगे, मेंटेन करोगे लो व्हाइल इंक्रीजिंग रेवेन्यू। आगे, द कोएग्जिस्टेंस एंड द कोऑपरेशन बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज, उसका होता है फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म। फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है वो आपकी एक साथ जो आपको देखने को मिलती है। अरेंज करें की स्टेप इन द डेवलपिंग ए परसेप्चुअल मैप टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए ब्रांड इन द मार्केट प्लेस इन सीक्वेंस। आपको क्या करना है, अरेंज करना है की स्टेप इन डेवलपिंग ए परसेप्चुअल मैप टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ब्रांड, आपके ब्रांड की पोजीशनिंग को डेवलप करने के लिए, मतलब मार्केट प्लेस में, मार्केट के अंदर आपके जो सामान है उसकी पोजीशनिंग को डेवलप करने के लिए आप जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं ऑल ब्रांड बिलोंग टू द कैटेगरी, जितने भी ब्रांड है उन सबको एक साथ लेके आते हैं। फिर हम जो आइडेंटिफाई करते हैं सेट ऑफ कंपीटिंग ब्रांड, फिर देखेंगे कि आपस में कंपीट करने वाले ब्रांड कौन कौन से हैं। फिर हम लोग जो वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, जो मेन फीचर है उनको जो है वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो कंज्यूमर यूज करता है व्हेन चूजिंग ब्रांड यूजिंग द क्वालिटेटिव रिसर्च। और फिर हम लोग जो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च जहां पे कस्टमर स्कोर ईच ब्रांड ऑन द ऑल द की एट्रीब्यूट, और आखिर लोग जो क्या करेंगे, पुट ब्रांड टू डायमेंशनल मैप, और फिर उनको जो है टू डायमेंशनल मैप के ऊपर जो क्या करते हैं, प्लॉट कर देंगे। आगे, स्टेज दे रखे हैं बायर सेलर रिलेशनशिप के और करेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले प्री रिलेशनल स्टेज के अंदर जो है वो क्या होगा, कस्टमर का जो कंसर्न होगा वो है रिस्क ऑफ चेंज एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन द वैलिडिटी एंड द पोटेंशियल सप्लायर। अर्ली स्टेज में जब सामान बेचा जाएगा, शुरुआती स्टेज में जो क्या होगा, पॉलिटिकल सप्लाईज अटेम्प्टेड टू रिड्यूस रिस्क ऑफ चेंज एंड टू शिफ्ट रिस्क। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज में क्या होगा, रिडक्शन अनसर्टेनिटी एंड डिस्टेंस। और जो लॉन्ग टर्म स्टेज आ जाएगी तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर जो आपको डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर, सप्लायर पे, शेयर्ड म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिविटी जो है ना कस्टमर की वो सबसे लो होती है, वो है आपका कौन सा, मेडिकल सर्विस में। मेडिकल सर्विस में अगर कस्टमर जो बेसिकली डॉक्टर है वो अगर ज्यादा प्राइस भी चार्ज करेगा तो भी कस्टमर उसके लिए पेमेंट करेगा। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हाइल सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट ऑन द डेमोग्राफिक बेसिस। तो बोलते हैं इनमें कौन सी बात जो है वो ट्रू है जब आप क्या करते हो, सेगमेंटिंग करते हो कंज्यूमर मार्केट का ऑन द डेमोग्राफिक बेसिस पे। तो वो क्या है, जब आप डेमोग्राफिक के बेस पर, मतलब ये है कि मान लो एज के बेस पर, जेंडर के बेस पर अगर आपने जो क्या कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया, तो क्या क्या होगा, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो हाई प्रिडिक्शन कर सकते हो कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर का, क्योंकि मतलब अगर जेंडर के बेस पर आपने कर दिया तो सभी लगभग लोगों की जो सोच है वो एक जैसी है। अगर एज ग्रुप के बेस पर कर दिया तो सभी एक पर्टिकुलर एज के जो लोग हैं उनकी सोच जो है वो कैसी होगी, एक जैसी होगी। तो आप जो है कंज्यूमर चॉइस को जो है वो हाईली प्रेडिक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो है वो आपकी कॉस्ट मेजरमेंट जो है वो क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है ना। और ये हाई प्रेडिक्टेबिलिटी जो है कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर, ये क्यों है, बिकॉज डेमोग्राफिक फैक्टर आर हाईली रिलेटेड होते हैं किससे, कंज्यूमर की प्रेफरेंस एंड परचेज बिहेवियर से। ये बात ध्यान रखना।
आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ए बायर इज पैसिवली इन्वॉल्व, बोलता है इनमें कौन से कॉन्सेप्ट में बायर जो है पैसिवली इन्वॉल्व होता है इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड ही एक्सेप्ट व्हाटएवर इज ऑफर्ड टू हिम बाय द मार्केट, जो भी मार्केटर दे रहा है वो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। वो कौन सा, वो है आपका प्रोडक्शन अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच ये जो बोलते हैं ना कि मार्केटर जो भी सामान को, मतलब जो सामान मार्केट में जो है वो वाइडली अवेलेबल होगा और वही सामान जो है वो क्या होगा, बिकेगा बेसिकली। तो ये है कौन सा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आगे, द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्जिंग ए रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल सो दैट, ताकि रिसिपिएंट इस फूल, रिसिपिएंट को बुद्धू बनाया जा सके, इनटू रिवीलिंग, ताकि वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, इसको बोलते हैं स्पूफिंग। आगे, ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर जो है इंडिया के अंदर बेट बिग ऑन मेगा कंजम्पशन इवेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो किस दिनों पे ना वो मेगा सेल जो है वो पेश करते हैं। रिपब्लिक डे पे सेल आती है, इंडिपेंडेंस डे पे आती है, ब्लैक फ्राइडे अभी गया तो उस पे भी सेल आई हुई थी, साइबर मंडे हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, लगभग हर उस पे जो है वो आजकल ओकेशन के ऊपर जो क्या आ रही है, सेल आ रही है। तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी ई। Which of the following are to be determined to estimate the current market demand, तो करंट मार्केट डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए जो है हम किन किन फैक्टर को जो है वो कंसीडर करते हैं, तो वो है क्या, हम जो है वो देखते हैं टोटल मार्केट पोटेंशियल कितनी है मार्केट के अंदर, फिर हम देखते हैं एनालाइज करते हैं एरिया मार्केट पोटेंशियल कितनी है, और फिर हम देखते हैं मार्केट शेयर जो है वो कितना, किसका कितना कितना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशल फैक्टर, इनमें से कौन से सोशल फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो कौन कौन से, वो है जो कंज्यूमर जिस ग्रुप से वो रिलेटेड है, फैमिली एंड द रोल एंड स्टेटस। Which of the following are true when an organization use intensive distribution of its product, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करती है अपने प्रोडक्ट का, तो वहां पे वो कौन से मतलब इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, हर जगह अपने सामान को बेचना है, तो वहां पे हम जो वो सेलिंग अप्रोच है बेसिकली, तो वहां पे हम लोग जो वो क्या करेंगे, हम देखेंगे वाइड स्प्रेड जो है वो मार्केट एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, मास एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अप्रोच जो है वो आपका सेलर ओरिएंटेड है, और सेलर बस अपने सामान को बेचना चाहता है। आगे, सेल प्रमोशन के मेथड और गोल है, आपको जो है मैचिंग करना है। स्टॉक अलाउंसेस क्या होता है, ये बेसिकली जो है वो रिटेलर को जो है वो देते हैं इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टोर को टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट। प्रीमियम जो है वो होता है इंसेंटिवाइज करने के लिए कस्टमर को टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन। सैंपलिंग जो है वो क्या, इंसेंटिवाइज करते हैं कस्टमर को कि वो नए प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर सके, ट्राई कर सके। और एडवर्टाइजिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इंसेंटिव देते हैं स्टोर को टू कीप सेलिंग ए प्रोडक्ट। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन द लॉजिकल सीक्वेंस, आपको जो है वो क्या, बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो है उसको आपको क्या लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर जो है वो क्या करना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या होता है, सबसे पहले जो है कस्टमर जो है उसकी नीड को, कस्टमर नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं, यस। नीड रिकॉग्निशन के बाद में जो है उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, यस, बताते हैं भाई हमको ये सामान जो है वो चाहिए। फिर उसके बाद में जो एटीट्यूड फॉर्म होगा, यस। फिर उसको लेजिटिमेशन किया जाएगा, यस। और लास्ट में जो है सामान को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। आगे, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रूरल मार्केट, इनमें से जो है वो कौन सी बात जो है रूरल मार्केट के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। पहला, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है रूरल मार्केट में वो ड्राइविंग कंपेयर टू देम, बिल्कुल सही बात है, रूरल एरिया में भी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसलिए कंपनी वहां पे जा रही है, ये तो आपका सही बात है। दूसरा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर द ड्राइवर टू चेंज द रूरल मार्केट, अब रूरल मार्केट पूरी तरह से चेंज हो रही है क्योंकि आईसीटी ने अपना रोल प्ले किया, यस। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आर येट टू बी हैपन टू रूरल मार्केट, ऐसा है क्या सर, सोशियो इकोनॉमिक, ये बोलता है कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस अभी होने बाकी हैं रूरल मार्केट में, सर हो चुके हैं, तो ये आपकी बात गलत है। आगे, मैन्युफैक्चरर ऑफ रेजर एंड कैमरा ओपन प्राइस करते हैं अपने प्रोडक्ट को लो एंड सेट करते हैं मार्कअप ऑन द रेजर ब्लेड पे एंड फिल्म्स पे, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्शन प्राइसिंग। तो जिसके अंदर जो है वो क्या होगा, जो भी इनपुट है ना उसका रेट बहुत ही क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा। ओके जी सर। आगे, वर्टिकल मार्केट जो मार्केटिंग सिस्टम होता है जो कंबाइन करता है सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर द सिंगल ओनरशिप, वो क्या है, वो कॉर्पोरेट वीएमएस, क्या है, कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसके अंदर प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ये तीनों जो फर्म है ये पूरी की पूरी एक चेन एक सिंगल ओनरशिप के अंडर में आएगी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेंट है किसका, बीसीजी मैट्रिक्स का, तो बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आएगा, कैश का आती है, यस। क्वेश्चन मार्क आता है, यस। व्हाइट एलिफेंट नहीं, क्राउन ज्वेल नहीं, डॉग्स, यस। होलिस्टिक मार्केटिंग एक अप्रोच है जिसमें हम बोलते हैं कि एवरीथिंग मैटर, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करती है दैट ए ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव जो है वो क्या जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द होलिस्टिक मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग आता है नहीं, होलिस्टिक के अंदर रिलेशनशिप आता है, यस। इंटरनल मार्केटिंग आता है, यस। सोशल रिस्पांसिबिलिटी मार्केटिंग आता है, यस। ग्रीन मार्केटिंग नहीं।
परफॉर्मेंस मार्केटिंग आता है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग, बोलते डायरेक्ट मार्केटिंग जो फेस टू फेस मार्केटिंग आप जो है वो करते हो, तो उसके बारे में कुछ बातें बता के बताना है कौन कौन सी बात सही है। पहला, डायरेक्ट मार्केटिंग एक इंटरेक्टिव मोड है मार्केटिंग का, बिल्कुल सही, इंटरेक्शन होता है इसके अंदर। यस, डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क मार्केटिंग, सर क्या ये नेटवर्क के ऊपर बेस है? नहीं सर, फेस टू फेस जो है वो बेस है, तो ये गलत हो गया। ग्लोबलाइजेशन जो है मार्केट का एंड द इंटरनेट है फैसिलिटेट करता है ग्रोथ ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग, बिल्कुल सही बात है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग बढ़ गई है। यस, फ्यूचर जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का इंडिया के अंदर वो इंडिपेंडेंट यूजर डेबिट क्रेडिट कार्ड, नहीं सर, आजकल सबसे ज्यादा इनका यूज हो रहा है, तो ये गलत है। एंड डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटी जो है आर नोट लोकेशन स्पेसिफिक, क्या ये लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होती है? ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आगे, मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी और डिस्क्रिप्शन है। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? जब एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट एक्जिस्टिंग मार्केट में आप लेके जाते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? जब आप लोग जो है वो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है नई मार्केट में लेके जाते हो तो मार्केट डेवलप हो रही है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जब एक्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आते हो तो वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? जब न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लॉन्च करेंगे तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या? डाइवर्सिफिकेशन। रिटेलर कोऑपरेटिव बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम, रिटेलर को जो होते हैं ना रिटेलर कोऑपरेटिव, वो किस चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो बिलोंग करते हैं? वो है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम से कॉन्टेक्ट होते हैं उसमें। ह्यूज स्टोर, एक बड़े बड़े स्टोर डेट कंबाइन करते हैं सुपरमार्केट डिस्काउंट वेयरहाउस, उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपर मार्केट। आगे, सेंट्रल फोकस होता है ना, और विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज 5 स्टेज कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस है, वो है आपका एंजल कोलेट ब्लैकवेल मॉडल। आगे, एक सेल पर्सन जो रिलाई करता है ऑन द क्रिएटिव मेथड पे फॉर द सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसको बोलते हैं हम लोग के डिमांड क्रिएटर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टराइज करता है ग्रोथ फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो आप जब पीएलसी की बात करते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनता है ना, ये इस तरीके से। तो जब ग्रोथ की स्टेज आएगी तो ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या होगा? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हो आप, यस, हर जगह अपने सामान को बेचने की कोशिश करोगे, यस। मैक्सिमाइज करोगे प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर, नहीं सर, यहां पे हम मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहेंगे, हम प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बिल्ड करते हैं अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट, बिल्कुल। डाइवर्सिफाई करते हैं ब्रांड एंड आइटम मॉडल को, डाइवर्सिफिकेशन यहां नहीं करते, वो हम करते हैं किसके अंदर? मैच्योरिटी पे। प्राइस जो है वो क्या करते हैं आप? ऐसे सेट करोगे कि आप पूरी मार्केट को पेनिट्रेट कर पाओ, यस। तो आंसर क्या आएगा? ए, सी एंड ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ ऑफ ब्रांड कम्युनिटी, इनमें से कौन सा मिथ है किसके बारे में? ब्रांड कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो पहला, बिल्ड द ब्रांड, मतलब ब्रांड कम्युनिटी ये मानते हैं, मतलब उनके कुछ मिथ है जो उनके माइंड में एक असम्पशन चलती है जो कि मिथ है। वो क्या क्या है? वो मानते हैं कि बिल्ड द ब्रांड एंड कम्युनिटी विल फॉलो, क्या आप ब्रांड को बिल्ड करो और कम्युनिटी उसको क्या करेगी? फॉलो करेगी। तो क्या ये भी एक क्या मिथ है? यस। फिर बोलते हैं फोकस करो ऑन द ओपिनियन लीडर पे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ये भी एक मिथ है। ब्रांड कम्युनिटी एग्जिस्ट टू सर्व द बिजनेस, ब्रांड कम्युनिटी जो है एग्जिस्ट करती है बिजनेस सर्व करने के लिए, ये भी एक मिथ है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क आर द बेस्ट वे है टू बिल्ड कम्युनिटी, ये भी एक है मिथ है। सोशल नेटवर्क आर वन कम्युनिटी टूल है बट द टूल इज नॉट द स्ट्रेटजी, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, ये एक मिथ नहीं है, ये क्या रियल टर्म है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए, बी, सी, डी। पॉसिबल लेवल ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन देखिए और एग्जांपल है। तो नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या कि एज एक्सपेंसिव एज दिस रेस्टोरेंट इज इट ought टू हैव एक्सीलेंट फूड एंड सर्विस, ये नॉर्मेटिव जो है वो एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेबल क्या होती है? आई एक्सपेक्ट दिस रेस्टोरेंट टू सर्व मी इन एन एडिक्वेट मैनर, ये है हम जो उससे उम्मीद करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मिनिमम ट्रबल जो है वो क्या? आई एक्सपेक्ट टेरिबल सर्विसेज फ्रॉम द रेस्टोरेंट बट केम बिकॉज प्राइस इज लो, ठीक है। और एक्सपीरियंस बेस क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रेस्टोरेंट इज वेरी गुड बट व्हेन इट गेट बस द सर्विस इज स्लो, लेकिन यहाँ पे सर्विस है वो क्या? स्लो, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपेक्टेशन। आगे, अरेंज करो फॉलोइंग स्टेप को इन दिस सेगमेंटेशन प्रोसेस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? ग्रुप करते हो कस्टमर को इनटू सेगमेंट बेस्ड ऑन द सिमिलर नीड एंड बेनिफिट सोल्ड बाय देम, बिल्कुल। सेगमेंटिंग करने के बाद में अब मतलब आपने कस्टमर को पहले क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दिया उसका। फिर आप क्या डिटरमाइन करोगे? विच डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल या यूजर बिहेवियर मेक द सेगमेंट डिस्टिंक्ट एंड एक्शनेबल, यस। फिर आप क्या करोगे? डिटरमाइन करोगे ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, देखो कि हर सेगमेंट की कैसी है, मतलब कौन सा सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है ये देखेंगे। फिर क्रिएट करेंगे एक वैल्यू प्रोपोजिशन को एंड प्रोडक्ट लाइफ पोजीशन स्ट्रेटजी को फॉर द ईच सेगमेंट। और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे सेगमेंट स्टोरी बोर्ड टू लिस्ट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। आगे, एक अप्रोच टू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन विच टॉप मैनेजमेंट व्यू करती है अपने प्रोडक्ट लाइन को एंड बिजनेस यूनिट को एज ए सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच इट एक्सपेक्ट टू प्रॉफिटेबल रिटर्न, वो है आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस। आगे, द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है ऑफ ऑल द कंपनी कस्टमर, उसको बोलते हैं कस्टमर इक्विटी। क्या बोलते हैं? कस्टमर इक्विटी। तो कस्टमर इक्विटी क्या है? पोटेंशियल प्रॉफिट दैट ऑल ऑफ द कंपनी कस्टमर कैन ब्रिंग ड्यूरिंग द बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप। तो मतलब एक कंपनी जो वो कस्टमर से टोटल जितना पैसा कमा सकते हैं उसको बोलते हैं कस्टमर इक्विटी।
आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट करता है पेरिशेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस। पेरिशेबल क्या है, तो बोलते हैं पेरिशेबिलिटी क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू सिंक्रोनाइज सप्लाई एंड डिमांड विद सर्विस। बिल्कुल सही बात है, हम तालमेल नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि कुछ मतलब सर्विस के अंदर सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। आगे एन आउटलेट विच स्टार्ट एज ए जनरल रिटेलर ग्रो इनटू द स्पेशलाइज्ड रिटेलर एंड इन कोर्स ऑफ टाइम बिकम इवन ए बिगर जनरल रिटेलर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थ्योरी ऑफ कौन सी थ्योरी ऑफ रिटेलर है, तो ये है आपका रिटेल एक्कॉर्डियन थ्योरी। याद करके जाना, ये है कौन सा, रिटेल एक्कॉर्डियन थ्योरी। जो शुरू में एक रिटेलर बना, देन उसके बाद में स्पेशलाइज्ड रिटेलर बन गया और वक्त के हिसाब से जो बिगर जनरल रिटेलर बन गया, वो है आपका रिटेल एक्कॉर्डियन थ्योरी। आगे स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटी दैट मूव ए प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मेटेरियल स्टेज से थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर, उसको बोलते हैं वैल्यू चेन अप्रोच। आगे एक मेटाफोर या फिर एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसा सिम्टम जो डिस्क्राइब करता है टाइम पीरियड इन विच फर्म कैन रियलिस्टिकली एंटर इनटू न्यू मार्केट, वो है आपका विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब इन विंडो अपॉर्चुनिटी होगा तो फर्म जो नई मार्केट के अंदर एंटर कर जाएगी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कॉन्सेप्ट। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कॉन्सेप्ट पे कौन सी स्टेटमेंट जो एप्लीकेबल है, पहला डिजाइन करे प्रोडक्ट टू डिलीवर डिजायर्ड वैल्यू एट द टारगेट प्राइस पे, यस। सेट करे टारगेट प्राइस टू मैच द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, ऐसा टारगेट डिसाइड करे जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू को मैच करता हो, यस। डिटरमाइन करे कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड, यस। कन्विंस करे बायर को टू ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू, नहीं। असेस करेंगे कस्टमर नीड को एंड वैल्यू परसेप्शन, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट। ओके जी सर। अब आता जी अपना क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इन द सीक्वेंस। बोलता है जो आपको क्या करना है, अरेंज करना है इन स्टेप को, मतलब पर्सनल सेलिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी कस्टमर के पास अपने को अप्रोच करना था उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैदर करेंगे क्या, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्ट एंड देयर नीड टू प्लान सेल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे कस्टमर से और उसके बाद पहुंचने का काम करेंगे, ठीक है। फिर हम जो क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बायर की नीड को। उसके बेस पर हम जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे कस्टमर ऑब्जेक्शन दे टू द प्राइस वैल्यू फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और आखिरी में क्या करेंगे, गेन करेंगे बायर का कमिटमेंट टू द एक्शन। और कोशिश ये करेंगे कि वो हमारे सामान को क्या कर ले, परचेज कर ले। आगे बढ़िए। Which of the following is not a base of product related segmentation? इनमें से कौन सा बेस नहीं है प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन का, ठीक है। तो वो है डिसीजन क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो डिसीजन क्राइटेरिया फॉर किसके लिए, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ये अपने लिए जो है वो बेस है, नहीं है सेगमेंटेशन के लिए। आगे वी डोंट हैव ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक कंपनी बोली कि हमारा कोई भी मार्केट डिपार्टमेंट नहीं है, वी हैव ए कस्टमर डिपार्टमेंट, बल्कि हमारा क्या है, कस्टमर डिपार्टमेंट है, ठीक है। हर केलर स्टेटमेंट गिवन अबव रेफर टू विच वन द फॉलोइंग को। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है जी आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि हम जो है वो कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा जो मार्केटिंग का खुद का अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये कौन सा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है इन सिचुएशन कैरेक्टराइज बाय हाई इन्वॉल्वमेंट बट फ्यू परसीव डिफरेंस अमंग ब्रांड इज नोन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। आगे एक कंज्यूमर वांट टू परचेज ए लैपटॉप, एक कंज्यूमर जो है एक लैपटॉप परचेज करना चाहता था, ठीक है। ही और शी मेक ए लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड ब्रांड, उसने जो है वो क्या किया, एक लिस्ट बनाई सिलेक्टेड ब्रांड्स की और इवैल्यूएट किया सिलेक्टेड ब्रांड्स को इन टर्म्स ऑफ द ईच रेलेवेंट एट्रीब्यूट एंड कंप्यूट किया वेटेड स्कोर फॉर ईच ब्रांड, ठीक है। देन ही और शी ने सिलेक्ट किया हाईएस्ट स्कोरिंग ब्रांड, जिसने उस लिस्ट के अंदर सबसे अच्छा स्कोर किया उस ब्रांड को इन्होंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। विच कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग रूल हैज ही और शी एम्प्लॉय, तो वो है आपका कौन सा, कंपनसेटरी। तो जो डिसीजन, जो ब्रांड जो है या जो प्रोडक्ट अपने को सबसे ज्यादा जो है वो क्या करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो है आपका कंपनसेटरी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मीडिया, इनमें से कौन सा डिजिटल मीडिया कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो बोला डिजिटल मीडिया पुल मीडिया है, बिल्कुल आपको पुल करता है, यस। मास कस्टमाइजेशन पॉसिबल होती है डिजिटल मीडिया में, यस। डिजिटल मीडिया इंटेंस मीडिया, यस। डिजिटल मीडिया इज ए लीन बैक मीडिया, क्या ये आपको पीछे धकेल देगा, नहीं। आगे द मेजर कंपोनेंट जो है निकोसिया मॉडल ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, वो क्या है, वो है जो निकोसिया मॉडल था कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का, वो उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, कस्टमर एटीट्यूड बेस्ड ऑन द फर्म मैसेज एक्सपोजर, दूसरा है आपका फीडबैक, ठीक है, जो आपका कस्टमर का एटीट्यूड, दूसरा है फीडबैक, और एक है क्या, कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्च एंड इवैल्यूएशन। आगे कस्टमर रिलेशन ग्रुप बता रखे हैं और यहां पर डिस्टिंक्टिव फीचर है, आपको मैचिंग करना है। स्ट्रेंजर ग्रुप, मतलब अगर कस्टमर स्ट्रेंजर ग्रुप की कैटेगरी में आता है तो फिर क्या होगा, उसका फीचर क्या होगा कि वहां पे लो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी कम रहेगी और जो लॉयल्टी है कस्टमर की वो भी आपके सामान के प्रति क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर कोई कस्टमर जो है वो बेनेकल कैटेगरी के अंदर आ गया तो फिर क्या होगा, लो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी लेकिन लॉयल्टी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। अगर
कस्टमर जो है वो टू फ्रेंड कैटेगरी के अंदर आ गया तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई हो जाएगी और लॉयल्टी भी बढ़ जाएगा। और अगर वो बटरफ्लाई है तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी तो हाई है लेकिन जो लॉयल्टी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, कम होता है। तो ये इनके जो है वो फीचर होते हैं, थोड़ा देख लेना एक बार। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना बोलता है। अंडरस्टैंड करना मार्केट प्लेस को, मतलब मार्केटिंग प्रोसेस में आप क्या करते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो मार्केटिंग प्लेस को, ठीक है, एंड कस्टमर नीड एंड वांट को, बिल्कुल। उसके बाद फिर डिजाइन करोगे कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यस। उसके बाद फिर आप जो कंसल्ट करोगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम को जो डिलीवर करेगा सुपीरियर वैल्यू को। फिर आप बिल्ड करोगे प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट करोगे कस्टमर डिलाइटनेस को। और लास्ट में आप कैप्चर करोगे वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। तो ये आपका प्रोसेस है किसका, मार्केटिंग का। आगे अब आते हैं अपने क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट के, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से कर लिए, देखो 59 तो ये हो गए, 71 क्वेश्चन तो एक कर लिए, 59 ये हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 130 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब 21 क्वेश्चन हम जो है वो इसके करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम ओबी के, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है आपको मोटिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अचीवमेंट जो मोटिव है, ठीक है, वो तो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अचीवमेंट, मतलब आप क्या कंसर्न है आपका किसका, एक्सीलेंस को लेकर के, तो आप अचीवमेंट मोटिव होता है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो वो क्या है, कंसर्न फॉर ऑर्डर लाइननेस, जिसके अंदर आप ये चाहते हो कि लोग आपके ऑर्डर को माने। एक्सटेंशन मोटिव जो वो क्या है, कंसर्न फॉर अदर। एंड डिपेंडेंसी मोटिव जो वो क्या होता है, कंसर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। आगे, फॉर कस्टमर विच आर द एरिया ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, कस्टमर के लिए सोशल एंड एथिकल एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन कौन से हैं, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आप कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट सेफ्टी, आप जो है उसको सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, फेयर प्राइस पे उसको जो है सामान प्रोवाइड कराएं, फेयर वेजेस ये कस्टमर के रिगार्डिंग नहीं है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कस्टमर के रिगार्डिंग नहीं है, एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करवाएं। यस, तो आंसर क्या आएगा, ए बी एंड ई। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज, इनमें से कौन से डिसएडवांटेज है किसका, स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान। स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर जो है हम अपने एग्जीक्यूटिव को जो है, मतलब जो हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको फिक्स सैलरी पे करते हैं, उसको कंपनसेशन जो है वो अलग से आपको कुछ भी नहीं दोगे, मतलब वो सेल अगर ज्यादा करके देगा या कम करके देगा उसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके क्या डिसएडवांटेज है, अगर आप इस पॉलिसी को यूज करते हो तो इसका नुकसान जो है वो क्या है, सबसे पहला सेल्स वॉल्यूम इज एम्फेसाइज ओवर प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम को ज्यादा फोकस किया जाएगा, नहीं, उसको ये है यार कि मेरे को मिलना तो उतना ही है तो मैं क्यों ज्यादा मत्था मारूं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में ओवरस्लो द कस्टमर, नहीं, क्या जो मोटिवेशन लेवल है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वो नीचे रहेगा, यस। डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन टॉप सेल्स परफॉर्मर, बिल्कुल, क्योंकि जो टॉप सेल परफॉर्मर है उनको ये होता है कि यार हम सेल ज्यादा करके अगर कंपनी को दे रहे तो कंपनी हमको भी ज्यादा दे, ये भी एक समस्या रहेगी। एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फोकस करेंगे ऑन द प्रोडक्ट दैट रिक्वायर लीस्ट एफर्ट टू सेल, ये बात भी एकदम क्या सही है, वो ऐसे सामान को बेचने के लिए ज्यादा प्रेरित रहेंगे जिसमें एफर्ट जो है क्या लग रहा हो, कम लग रहा हो, तो ये भी अपना सही है। तो आंसर क्या आएगा, सी डी एंड ई, यह डिसएडवांटेज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट है व्हेन एम्प्लॉय क्विट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो है ट्रेनिंग, जब एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो उसकी ट्रेनिंग के ऊपर जो हमने खर्चा कर रखा था वो हमारी एक कॉस्ट आएगी, ट्रेनिंग। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी हैज नेट बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन एज कंसीडर्ड इन द एथिकल डिसीजन मेकिंग, वो है आपका यूटिलिटेरियन। तो ये बात ध्यान रखना, यूटिलिटेरियन अप्रोच के अंदर हम लोग जो वो देखते हैं कि अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे अपने को नेट बेनिफिट कितना मिलेगा। आगे, and as suggested by the Collins arrange the following leadership level in the sequential higher order, ठीक है। ये कॉलिंस ने जो है उस कॉलिंस ने एक मॉडल दिया था, उसके हिसाब से आपको जो वो बताना है कि लीडरशिप लेवल बताना है इन द सीक्वेंशियल हायर ऑर्डर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले लीडर इज ए हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होगा, उसके बाद बोलते हैं लीडर जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा टीम मेंबर को, लीडर जो है वो क्या करेगा, कॉम्पिटेंट मैनेजर होना चाहिए, लीडर इज इफेक्टिव लीडर होना चाहिए, एंड लीडर इज एन एग्जीक्यूटिव। ये स्टेप को याद करना पड़ेगा आपको। बोलते हैं टोटलिटेरियन अप्रोच के अंदर, जिसको अथॉरिटेरियनिज्म भी बोलते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है इज सबऑर्डिनेट कर दी जाती है टू द पावर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ए ग्रुप और स्टेट, बिल्कुल सही बात है, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टोटलिटेरियन, वो है आपका कंजर्वेटिव, ये टोटलिटेरियन की अप्रोच नहीं है। आगे, who was of the opinion that labor was the father of the wealth and it must be included in any estimate of the national wealth, ये बोला था विलियम पैटी ने, याद कर लेना, इसने लेबर के ऊपर फोकस किया था। आगे, which of the following are skills and capability related competency, तो स्किल एंड कैपेबिलिटी रिलेटेड कंपिटेंसी जो है वो कौन सी है, तो वो है आपका एनालिसिस, ठीक है, ये एक कंपिटेंसी है। फिर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ये आपका स्किल के बेस पर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, ये आपके स्किल एंड कैपेबिलिटी रिलेटेड कंपिटेंसी है। प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये भी आपकी कंपिटेंसी है। ओनरशिप ऑफ असाइनमेंट, ये कंपिटेंसी नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ए सी एंड डी।
मास्लो का जो हियरार्की ऑफ नीड थ्योरी था वो डिपिक्ट करता है ह्यूमन नीड इन द फॉर्म ऑफ हियरार्की असेंडिंग फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट नीड। तो करेक्ट ऑर्डर जो क्या रहेगा, सबसे पहले जो वो क्या आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर क्या आएगा सेफ्टी, फिर आएगा एक्सेप्टेंस और फिर आएगा नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है इन द रियलाइजेशन द टू डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है जो इमिनेट होता है डायरेक्टली फ्रॉम द टू डायमेंशन अथॉरिटी से, फ्रॉम विच ऑफ द टू एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। तो एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनता है किससे, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट, मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर लोग होते हैं, फिर अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उनको एक बार प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर देंगे, जैसे प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा दोबारा से वो अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर वापस आ जाते हैं। डैश आर द मोरल प्रिंसिपल्स वैल्यूज दैट गाइड करते हैं बिहेवियर विद इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड कवर करता है इश्यूज सच एज द प्रोडक्ट सेफ्टी, ट्रूथफुलनेस इन द मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप विद कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइसिंग इशू एंड इंपैक्ट ऑफ द मार्केटिंग डिसीजन ऑन द एनवायरमेंट। वो है आपका मार्केटिंग एथिक्स। तो मार्केटिंग एथिक्स के अंदर जो है वो आप लोग जो वो क्या करते हो, इन इश्यूज को कवर करते हो, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी, ठीक है, मार्केटिंग के प्रति ट्रूथफुलनेस हो गया, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप एक्सेट्रा। आगे पब्लिश बाय द यूएनडीपी, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो एक एचडीआई समरी निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो है वो एक जो है वो रिपोर्ट जो है हमेशा वो क्या करते हैं, हर साल जो है जारी करते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट जो मेजर करते हैं एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें क्या आएगा, जो 3 डायमेंशन है हम लोग जो है वो देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट किस किस अप्रोच में, हेल्थ में, एजुकेशन में एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, याद करके जाना। तो एचडीआई जो आपकी रिपोर्ट बनती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनता है वो इन 3 बेसिस के ऊपर बनता है। आगे जनरल एप्लीकेशन और स्पेसिफिक पर्पस है, आपको जो आपस में क्या करना है, मैचिंग करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बता रखे हैं। डेवलपमेंट यूजेस जो है वो क्या, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ इंडिविजुअल नीड, स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस, फीडबैक को। एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस के अंदर जो हम क्या डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस को, रिकॉग्निशन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सैलरी, प्रमोशन, टर्मिनेशन एक्सेट्रा, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेन ऑब्जेक्टिव के अंदर हम एचआर प्लानिंग करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड एक्सेट्रा। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, क्रिटिक्स ऑफ द वैलिडिटी रिसर्च helping meet legal requirement. Which one of the following is not an advantage of the line organization? इनमें से कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज नहीं है? तो बोलता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो सूटेबल है बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नहीं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट रहेगा उसमें बिग ऑर्गेनाइजेशन पे कभी काम कर ही नहीं पाएगा, वहां पे आपके डिपार्टमेंटल ये सब होने चाहिए। आगे ट्रेनिंग टेक्निक विच टीच द इंपोर्टेंस ऑफ द रिजोल्विंग मैटर, वो कौन सी है, वो है बिल्ट इन टेंशन टेक्निक। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो अपने सिद्धांत है, ठीक है, फेयोल के 14 प्रिंसिपल, ये सब जो है वो कैसे किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन इनका, यस। प्रिंसिपल जो है वो आर एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, एब्सोल्यूट है, क्या हर जगह एक जैसे लगेंगे, नहीं सर ये बात गलत है, ये सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, हाँ ये बात सही है। डिराइव आउट ऑफ एक्सपीरियंस से डिराइव हुआ है, यस। मैचिंग करना करेक्टरिस्टिक और लीडरशिप मॉडल को। सोर्स ऑफ पावर जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ पावर है एम्पावरमेंट, जो आपको भेजा गया, ठीक है, कोई काम करने के लिए और आपको पावर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है वो क्या, मल्टीप्लाइंग। डोमिनेंट नीड क्या होती है, पावर एक्सटेंशन। और मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो क्या होता है आपका, बिल्डिंग कल्चर। आगे अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन नीड इन द हियरार्की ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस, ठीक है। ह्यूमन नीड को आपको जो है वो बताना है कि इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली नीड क्या होती है, सबसे पहली नीड हमारी होती है शारीरिक जो नीड होती है, ठीक है, खाना पीना हो गया, तो फूड एंड शेल्टर ये पहले नंबर पे। फिर क्या आएगा, सेफ्टी नीड, इंश्योरेंस फॉर द एक्सीडेंट। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो क्या आएगा, डेवलप करेंगे एक सोशल नीड कि हमारे रिलेशन लोगों से अच्छे हो, डेवलपिंग मीनिंगफुल रिलेशन विद द अदर। फिर क्या आएगा आपका, रिकॉग्निशन नीड, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर। और फिर लास्ट में क्या आएगा, सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट, कि हम जो चाहते थे वो बन गए, ठीक है। तो इसमें क्या, अकॉम्प्लिशिंग डिस्टिंक्शन इन चूजिंग एरिया बाय मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द एटीट्यूड चेंज स्टेट दैट चेंज इन द ओपिनियन कैन रिजल्ट इन द एटीट्यूड चेंज, वो है आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी। और लास्ट क्वेश्चन आज का बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव कैरेक्टराइज करता है डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ क्लब, डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, तो ये है आपका एफिलिएशन थ्योरी। कौन सा, एफिलिएशन। लो जी, ये आज के वीडियो में टोटल मिला के 151 क्वेश्चन हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए। इसको आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। अब एक अपना मेन टॉपिक वैसे स्टैट रह गया, ओके। तो स्टैट के क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे, और लगभग कोई 70 क्वेश्चन है तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो उसको और एक बार देख लेना, ओके जी सर।
लो एक बार ये कर लो। लगभग 300 क्वेश्चन अभी आज ये इस वीडियो में और पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने कवर किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले देख के जरूर जाना। इनका जो सोल्व पीडीएफ वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर जो पिछले वाले का डाल दिया और इस वाले की मैं भी डाल देता हूं। ओके, तो पीडीएफ आप जरूर देख के जाना। जब पेपर में जाओ तो 2 बार कम से कम देख जाना। ये क्वेश्चन अगर आप देख के जाओगे, ऐसा नहीं कि ये 300 जो क्वेश्चन है आपका पूरा पेपर इनमें से आएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये 300 क्वेश्चन अगर आप देख के जाओगे और कुछ लीगल के हमने 50 क्वेश्चन करे और कुछ अभी स्टैट्स के भी करेंगे, फाइनेंस के ऑलरेडी हम जो है वो 101 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप देख के जाते हो ना तो आपका माइंडसेट एक ऐसा बिल्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है, जो भी आपने पढ़ा, वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो उससे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब आप पेपर के अंदर बैठोगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप थोड़े से यूज्ड टू हो जाओगे उसके, ठीक है ना। तो मेन मोटिव ये होता है। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा। और जून 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना उसके लिए ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टैट के क्वेश्चन उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।